बेसिकली मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूं कि जो वर्कशॉप रखने का ऑब्जेक्टिव इस बार है वो भी क्या है। उसमें यह है कि आपके पास दो तीन किस्म की ऑडियंस होगी। एक वो जिसने क्लासेस वगैरह ली हुई हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी की हुई है, तो उनके लिए तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा इस वर्कशॉप के लिए डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जम करना। एक वो होंगे जिन्होंने मे भी अपनी छुट्टियों के अंदर स्टार्ट किया होगा, 1 मई से स्टार्ट किया हुआ होगा, सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं। दूसरे वो होंगे या तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने अभी सब्जेक्ट को देना है नहीं देना, या आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन 2-3 दिन के अंदर तो आप पूरे कोर्स को एक तरह से समराइज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज की जा सकती है कि अप्रोच अगर हमारी क्लियर होगी ना फ्रॉम द डे फर्स्ट, तो हम इन 15-20 दिन को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करके सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। प्रोवाइडेड के आप बाकी और कौन कौन से सब्जेक्ट दे रहे हैं, उसकी तैयारी आपकी कितनी जा रही है और किस तरफ है। क्योंकि देखें, कोई भी सब्जेक्ट आईकैप का जो है ना, वो अनड्यू कंसिडरेशन अगर आप उसको नहीं देंगे, उसकी ड्यू कंसिडरेशन नहीं देंगे, तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं। अब उसको अगर हम अप्रोच के अंदर थोड़ा सा डिवाइड कर लें, इफेक्टिवली प्लान कर लें, तो हमारे पास बेटर चांसेस हैं कि हम इस पेपर के अंदर एक्सेल कर सकें। तो सबसे पहले तो इस पेपर के अंदर आप लोग को थोड़ा सा ब्रेकडाउन पता होना चाहिए मेन, ताकि आप उस ब्रेकडाउन के लिहाज से चलें, ताकि आपको किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये पता चलते रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका ग्रिड वाइज और जो सिलेबस का आउटकम है, ये सब्जेक्ट हमारे पास क्यों है, कहाँ कहाँ पे इसके लर्निंग आउटकम्स है, वो क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर के क्वेश्चंस को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करें और उसको आप जो ग्रेड है हमारे पेपर की, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उसके साथ लिंक करें, तो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आपको लर्निंग आउटकम में से ही आती हुई नजर आएंगी। लेकिन मसला क्या होता है कि हम किसी भी कोर्स को समझने से पहले उसके अंदर डायरेक्ट जंप इन कर जाते हैं और उसको बस सिरे से स्टार्ट रीड करना शुरू कर देते हैं, विदाउट एनी अप्रोच, विदाउट एनी डायरेक्शन। उससे होता यह है कि आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम ज़ाया कर देते हैं। जिन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लिंक करने की ज़रूरत है, वो हमारे पास नहीं हो पाती। तो शुरू के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक इंट्रो मुझे देना होगा कि आपके पास कौन सी ग्रिड को किस तरह लेके चलना है, और आप अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप किस तरह चल रहे हैं। उसके बाद फिर देन मैं क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। देखिए, हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर 5 मेन ग्रिड के एरियाज हैं। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ग्रिड ए जो है, ये आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग एरिया है, जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक कवर हो रहे होते हैं। तो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट एरिया ये है, और इसके मार्क्स 25 to 30 हैं। अब मसला ये है कि ये जो 9 चैप्टर्स हैं, ये आपको एक तरह से फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाकी कोर्स को समझने के लिए। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, तो वो बेसिकली ग्राउंड्स होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को सेट करते हैं। अब लेट से आपने ग्रिड ए के अंदर एक स्ट्रेटजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे। आपने मेन स्ट्रेटजी बनाई, देन आपने बोला कि भाई आईटी का इसके अंदर क्या रोल होगा, क्या हमें आईटी की भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ हम सक्सेसफुली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, या हमें अपने आईटी की मेथडोलॉजी स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करने की जरूरत है। लेट से अगर एक कंपनी एक बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती थी जिसके अंदर उसका ऑनलाइन सेलिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, हमने ग्रिड ए के अंदर ये डिसाइड किया कि हम अपना एक और सेल्स चैनल ओपन करेंगे, जो होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो आपकी मेन स्ट्रेटजी के साथ साथ देयर इज अ नीड टू डेवलप अ सेपरेट आईटी स्ट्रेटजी। उसके लिए फिर आप आ जाएंगे अपनी ग्रिड बी के अंदर कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड बी और सी के अंदर दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला, या तो सवाल बनेगा ग्रिड ए को सपोर्ट करने के लिए, ग्रिड बी में से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपकी मेन स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन दे दिया, और अब आप क्या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे जिससे आपकी मेन स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके। या इनमें सवाल ये बनेगा कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ये थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सप्लाई चेन की, मार्केटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स की, और सवाल के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको दिए जा रहे हो। फिर आपसे शॉर्ट कमिंग्स पूछी जा रही होंगी कि भाई इन एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी में मसला क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये सवाल ग्रिड ए को लिंक करता हुआ बन रहा होगा जिसके अंदर न्यू स्ट्रेटजी की बात हो रही होगी, या ये एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी की इवेल्युएशन पे ही आ रहा होगा। अब अगर मैं ए बी सी को डिवाइड करूं, तो ग्रिड ए के अंदर तो एक ही टॉपिक है कि स्ट्रेटजी बनना कहाँ से शुरू होती है, इम्प्लीमेंटेशन तक कैसे जाती है, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या होते हैं।
बी पे आऊं तो उसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाला। उसके थ्रू आप किस किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो गए। आपके पास 6 आईज ऑफ मार्केटिंग हो गए कि आप मार्केटिंग थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं आपके पास मार्केटिंग पे, तो मार्केटिंग का एरिया आपका अगेन लिंक बैक हो सकता है कि आपकी मेन स्ट्रेटेजी क्या है। भाई क्या आप जेनेरिक डायरेक्शन कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं या स्पेशलाइजेशन आप फॉलो कर रहे हैं। आपको कौन कौन सी चेंजेस करने की जरूरत है कि आपकी मेन स्ट्रेटेजी प्रमोट हो। ऐसा तो नहीं है कि आप मेन स्ट्रेटेजी पे प्रमोट कर रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप, लेकिन आपका मार्केटिंग मैसेज तो कुछ और कह रहा है। वो आपको डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जा रहा है, फोकस डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जा रहा है। इसी तरह सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए सप्लाई चेन के स्कोप में क्या क्या आता है, आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसा होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशंस किस तरह होती हैं, किस तरह सिस्टम्स चलते हैं, सारी चीजें उसमें आ रही होती हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एरिया यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। इसके अंदर क्या है कि आप बीइंग एचआर डिपार्टमेंट, क्या क्या आपका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एचआर डिपार्टमेंट चलता कैसे है, किस तरह हेडकाउंट की प्लानिंग हम करते हैं, किस तरह हम ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टैलेंट को रिटेन करते हैं, किस तरह हम पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की। ये सारी चीज इसके अंदर आ रही होगी। देन आपके पास आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया, जो न्यूली इंट्रोड्यूस एरिया है सब्जेक्ट के अंदर। कंटेंट पहले भी मौजूद थे, लेकिन इसको सेपरेट ग्रेड अलॉट नहीं की हुई थी, इसलिए इस पर सेपरेट सवाल नहीं बनता था। अब अगर मैं इस एरिया को देखूं तो 15 से 25 मार्क्स पहली चीज। दूसरी चीज, एक या दो चैप्टर से मिलकर ये एरिया बनता है। तीसरी चीज, न्यूली एडेड एरिया है तो इस पर सवाल आना ही आना है। अब अगर मेरे पास टाइम कम है तो भाई मैं इस एरिया को तो किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इस एरिया का एक और मसला है, इस एरिया को आप सिर्फ बुक पढ़ के कवर नहीं कर सकते। बुक के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगी वो आपको अप्लाई करके सीखना पड़ेगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोई थ्योरेटिकल मॉडल है, आपने वो समझ लिया, सारे सवाल उसी के अंदर फिट इन हो जाएंगे। इस पूरे एरिया पे एसीसीए का तो एक कंप्लीट पेपर मौजूद है, जिसके अंदर उनके पास डिफरेंट परफॉर्मेंस मॉडल्स हैं, इवेल्युएशंस हैं। तो इसके अंदर तो क्वेश्चन बैंक आईके के पास बहुत है। वो 7 8 10 12 टाइम के साथ आराम से नए नए तरीके के सवाल इसमें पूछ सकता है। प्लस MSA 2 के अंदर भी एरिया बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है। तो इस एरिया को तो तैयार करने का सिंपल तरीका ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एरिया की, वही आपको इस एरिया के अंदर एक्सेल करवाई। मेन चीज क्या है कि भाई आप जब स्टडी टेक्स्ट के अंदर गए, आपने उस चैप्टर को रीड किया, उस चैप्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस को किस किस एंगल्स के थ्रू मेजर किया जा सकता है। पीएनएल मेरे पास हो तो मैं पीएनएल में से कौन से एंगल्स मेजर कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी के मेजर्स कौन से होते हैं मेरे पास, बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से लिक्विडिटी के मेजर्स कौन से हैं मेरे पास, गेयरिंग के मेजर्स कौन से हैं मेरे पास। इसी तरह अगर मेरे पास नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेट से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, इसी तरह मेरे पास कस्टमर सर्वेज है, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उन सबको मैं यूज करके किस तरह इंफॉर्मेशन को मेजर कर सकता हूँ, देन अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है बिजनेस की इंफॉर्मेशन। अगर एक रिटेल बिजनेस है तो उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला सवाल बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक डिविजनल स्ट्रक्चर है, उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। पेरेंट टू सब्सिडी रिलेशनशिप है, MNC ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटर है, लिस्टेड कंपनी है, हर अलग अलग कंपनी के लिहाज से ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया अलग तरीके से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट उसी लिहाज से चलेगी। दूसरा एंगल इसमें कौन सा आता है, नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके पास कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके अलावा इंडस्ट्री की नेचर के लिहाज से मार्केट की इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, इससे भी सवाल चेंज हो जाता है। देन आपके पास आता है बेंचमार्किंग। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप परफॉर्मेंस को एनालाइज ना कर सकें, और परफॉर्मेंस को कभी भी स्टैंड अलोन बेसिस पे एनालाइज नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 40% ग्रॉस मार्जिन अच्छा है एज कम्पेयर टू 30%। हाँ, अगर इंडस्ट्री के अंदर 30% है और आप 40% पे हैं देन इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया के सवाल में आपको या तो बहुत क्लियरली बताया हुआ होगा किससे मेजर करना है,
या आपको सवाल के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकता हूँ। इसमें भी दो तीन चीजें, या तो आपके पास पिछला साल होगा तो आपका कंपैरिजन विद हिस्ट्री हो रहा होगा, या आपके पास इंडस्ट्री डेटा गिवन होगा तो बेंचमार्किंग विद इंडस्ट्री हो रहा होगा, या आपके पास कुछ ऐसी कंपनीज गिवन होंगी जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आप कंपेटिटर्स के थ्रू अपनी बेंचमार्किंग कर रहे होंगे, या आपके पास शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन गिवन होगी कि भाई उनको रिटर्न ऑन कैपिटल 10% चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो आपके पास सवाल में कहीं ना कहीं कोई बेंचमार्किंग का पैरामीटर मौजूद होगा, उसको आप पिक कर पाते हैं तो आपका सवाल थोड़ा कंट्रोल वे में चल सकेगा। देन आपके पास एथिक्स वाला एरिया आ जाता है। अब इसके अंदर आपके पास चैप्टर 18, 19 एंड 20। कंटेंट वाइज बात करें बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगेन इग्नोर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक हम ये सारे एरियाज तैयार करते हुए आते हैं तो इस वाले एरिया के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और ये एरिया ऐसा है कि आपके पास क्या करना है, आपने स्टडी टेक्स्ट से एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीवियस स्टडीज से मिली भी होगी। आईके पे कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, उनके जर्नल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम कैफ के अंदर वैसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे नीड क्या है कि आप सिलेबस के कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्टेक्स्ट को समझे कि एसपीएम के अंदर अगर एथिक्स वाला एरिया डाला गया है तो वो किस पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। इसके अंदर ऑडिट पर्सपेक्टिव तो नहीं होगा तो वो पूरा एरिया साइड पे कर दें। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, क्या मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में मुझे आइडिया है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह होती है वो मुझे पता है या नहीं पता। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होता है, एथिकल वे के अंदर बिजनेस करना कैसे होता है, कौन कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो अवॉइड होनी चाहिए, मेरे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या है अपनी परफॉर्मेंस को एथिकल वे के अंदर डायरेक्ट करने के लिए। अब ये सारे ऐसे सवाल हैं जिससे आपका माइंड ये बनेगा कि इस पेपर के अंदर एथिक्स का एरिया किस तरह पूछा जा सकता है। तो आपको हर एरिया को एक इस तरह कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप मौजूद हैं। उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज किस तरह यूज हो सकती है, प्रैक्टिकल इसकी क्या एप्लीकेशन है। जब तक आप ये माइंडसेट रख के किसी भी एरिया को नहीं पढ़ेंगे ना तो आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल हमेशा कोशिश यही होगी एग्जामिनर की कि वो आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के लिहाज से सवाल दे, जो आप लेट से अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो चीज आप इनकाउंटर करें तो आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो हैविंग सेड दैट ये एक क्विक ग्रिड की समरी थी, जिसके अंदर अगर मैं आपके इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूं तो डी और ई तो आपके पास बहुत छोटे एरियाज हैं जो आप लाजमी तैयार अगर कर लें तो आपके पास 30% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं मिनिमम। देन आपके पास ग्रेड ए है, जो किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी ग्रेड बी और सी को समझने के लिए। देन ग्रेड बी में अगर आप आते हैं तो ये भी एक कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया है। आईटी एंगल है इसके अंदर, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे तरीके से कर लें, तीन चार सवाल प्रैक्टिस कर लें तो ये भी कवर हो जाता है। बस फिर आपके पास बचता कौन सा है, ग्रेड सी जो थोड़ा सा लेंथी है, और ग्रेड ए। तो आपने प्लान अकॉर्डिंगली करना है कि आपके पास टाइम कितना मौजूद है और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स का स्टेटस क्या। आइडियल अप्रोच तो है कि आप इनको इन सीक्वेंस में ही लेके चलें, ग्रेड ए पहले, बी सी डी और ई। लेकिन अगर किसी के पास टाइम कम है और वो पूरे सब्जेक्ट को समझता है कवर नहीं कर सकता, देन फिर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक ग्रेड्स को टारगेट करें। ग्रेड ए को क्विकली आप स्किम करें, बहुत ज्यादा डिटेल प्रैक्टिस में ना जाए ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देन क्विकली ग्रेड बी पे आए, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें, स्टडी टेक्स्ट से सवाल सॉल्व करें, आईकैप के रीसेंट पास पेपर जो सिनेरियो बेस है वो सॉल्व करें। देन आप मूव कर जाएं ग्रेड डी पे। सी को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें फॉर द टाइम। ग्रेड डी के अंदर आपका 20% टाइम लगना चाहिए स्टडी टेक्स्ट रीडिंग के अंदर, 80% आपका टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। कम से कम 7 से 8 सवाल इस एरिया पे आपके होने चाहिए कवर। मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलेगा, आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो सवाल मौजूद है, रिसेंट 2 अटेम्प्ट के अंदर जो सवाल आ चुके हैं, एसीसीए के भी कुछ क्वेश्चन अगर आप आना जाना चाहें, लेकिन आप आईकेप के सवालों को भी अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, रिसेंट 2 अटेम्प्ट के सवालों को भी देख लेते हैं, तो एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। देन आप आ जाए इथिक्स वाले एरिया पे। इस पे भी आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर भी आप क्विकली से सबसे पहले स्टेट टेक्स्ट की रीडिंग वगैरह करें और उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें ऐसी मिलेगी जो डुप्लीकेट हो रही होगी बार बार, तो आपने हाईलाइटिंग जो करनी है ना वो बहुत केयरफुली करनी है इस टॉपिक्स को समझते हुए। उसके बाद आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, उसमें वो प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाएं जो सिनेरियो बेस्ड है।
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको इग्नोर कर दें, आपका ये एरिया भी तैयार हो जाएगा। देन आपके पास टाइम बचेगा ग्रिड सी के लिए और ग्रिड ए के लिए। देन ग्रिड सी पे आने से दोबारा पहले आपको ग्रिड ए पे आना पड़ेगा। जब तक आप इसको तमीज से नहीं करेंगे तो ग्रिड सी आप अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। देन एट द एंड आप फिर ग्रिड सी सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये अप्रोच सिर्फ एक शॉर्टकट अप्रोच बताने का पर्पज ये है कि अगर टाइम कम है तो आप इस अप्रोच पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देखें, उससे पहले के भी पेपर उठाएं, तो आई कैप स्पेसिफिकली वो एरियाज ढूंढ रहा है जो उसने पहले नहीं पूछे थे। सिलेबस की कवरेज को इंश्योर करने के लिए लास्ट अटेम्प्ट में भी उसने ह्यूमन रिसोर्स वाले एरिया को इग्नोर कर दिया, जो हिस्टोरिकली हर अटेम्प्ट में आता था, और सप्लाई चेन के अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव सवाल बना दिया जस्ट इन टाइम पे, जो पहले नहीं आता था। अब इसी तरह मार्केटिंग के अंदर भी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हर अटेम्प्ट में तकरीबन आ रहे होते हैं। वो चाहे तो उस एरिया को इग्नोर करके कुछ और सवाल बना दे। इसी तरह आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स वाला एरिया है उसके ऊपर सवाल बना सकता है। तो हमें पेपर के अंदर छोड़ना कुछ नहीं है। नेटवर्क एनालिसिस वाला एरिया, गैंट चार्ट वाला एरिया वो कब से पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं, उस पर भी वो पूछ सकता है। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया चैप्टर 8 और 9, उसको भी हम ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं देते। पास पेपर में भी तो ज़्यादा सवाल नहीं आए हुए, लेकिन अगर वो चाहे तो आराम से उस पर 15 मार्क्स का सिनेरियो बना सकता है। क्यों? क्योंकि 18 और 19 के जो सीक्वेंस है ना वो बहुत लॉजिकल है कि आपने रिस्क असेसमेंट करी चैप्टर 8 के अंदर, उस रिस्क को कंट्रोल किस तरह करना है, मिटिगेट किस तरह करना है चैप्टर 9 के अंदर। तो एक सवाल बनाएगा जिसके अंदर आपसे असेसमेंट भी करवाएगा, मिटिगेशन कंट्रोलिंग एक्शन भी मांगेगा, 15 से 20 मार्क्स का सवाल, 10 से 15 मार्क्स का सवाल बना देगा। अब आपने वो एरिया पढ़ा हुआ ही नहीं होगा तो आप पेपर में उस एरिया में जर्नल आंसर लिख कर आएंगे और आप समझ रहे होंगे कि आपने पेपर सही तरीके से सॉल्व कर लिया। एट दी एंड होगा क्या, वो एरिया की जो ड्यू कंसिडरेशन थी आपने नहीं दी थी, आपको मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे। बताने का पर्पज ये है कि आपने किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं करना, आपने एरियाज सारे रिविजिट करने हैं। आपने जो इस सब्जेक्ट का ड्यू टाइम है वो उसको देना है, तो ही आप इसके अंदर इजीली एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब क्विकली मैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक का एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि मेरी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है ग्रिड ए के ऊपर एक हम कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देख लें एससीसीए का, जिसके अंदर मल्टीपल एरियाज कवर हो जाए। आपने करना ये होगा कि आपने अपना ये प्लानर खुद बनाना है, क्योंकि हर किसी का स्टेटस डिफरेंट होगा। किसी ने एक बार सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, कोई क्लासेस लेते हुए आ रहा होगा, किसी ने सेल्फ स्टडी में कवर कर लिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्लीटनेस इंश्योर करना। जब तक आपके पास इस तरह का प्लान नहीं बना हुआ होगा कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तब तक आप इसको इजीली कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरे पास तो ये टीचिंग के लिहाज से बना हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड आवर्स, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीशन स्टेटस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, कौन कौन से सॉल्व कर रहे हैं। देन यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, जो जो एरिया आप कवर करते जाएंगे वो चेक मार्क हो जाएगा आपके पास, और एक कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए एक अच्छी चेकलिस्ट आपके पास बन जाएगी। एट दी एंड जब आप सेकंड डिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको कवर करने, और कौन से एरियाज हैं जो आपने क्विकली स्किम करके निकल जाना है। अब चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर आपके पास बेसिक कॉन्टेक्स्ट गिवन है जो आपको एसपीएम का पूरा कोर्स समझा रहा होता है। अब इसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड स्ट्रेटेजी, इसमें डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो इसके अंदर बना हुआ है ये आपको बेसिकली गाइड कर रहा है चैप्टर 2, 3, 4, 5 के लिहाज से आपने क्या क्या करना है। इसको मैं अभी नीचे आता हूँ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन भी करता हूँ। देन आपके पास स्ट्रेटजी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, चॉइसेस, इंप्लीमेंटेशन। ये अगेन चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक की समरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस ग्रिड के अंदर है वो आपके पास है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल मॉडल है। पहली चीज, जो हमारे पास मेंडलोस स्टेक होल्डर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है। उसके साथ साथ आपको कुछ मेन स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि मेरे पास अगर सवाल के अंदर सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करना हो, मुझे करना आने चाहिए। अब ये जो जो बातें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर लें ताकि आपको उस टॉपिक की एक्सपेक्टेशन क्लियर हो कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में मुझे क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट कि हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ते क्यों हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब आप कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं या कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं
तो उसके पीछे स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। जब तक आपको वो स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होगी, तब तक आप उस डिसीजन को या उस एनालिसिस को जो आपने प्रेजेंट करना है वो आप नहीं कर सकते और अपने स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। बेसिकली एक सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फीजिबिलिटी का फ्रेमवर्क है, आपके कोर्स में भी मौजूद है चैप्टर 6 में। उसके अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी वाला एंगल है ना, वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से आता है। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, भले प्रैक्टिकल लाइफ में हो, आपके सवालों में हो, अगर उसकी अलाइनमेंट आपके मेन स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं है, तो वो डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिसीजन रिजेक्ट हो जाएगा स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका कॉन्टेक्स्ट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। क्या मैं सवाल के अंदर स्टेक होल्डर सही तरीके से पिक कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा? क्या मुझे पता है कि मेरे बैंक्स और मेरे लेंडर्स मेरे स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं है? कस्टमर्स, जनरल पब्लिक, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, सप्लायर्स, ये सारे मेरे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ रहे होते हैं। तो स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन सेकेंड पॉइंट। देन ग्रेडिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स। कौन से स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेक होल्डर्स को मुझे ड्यू कंसिडरेशन देनी है, किसको नहीं देनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको पिक करना। देन जब ये तीन चीजें आपने कर ली, देन मैनेजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जिस स्टेक होल्डर को जिस पावर के साथ आपने, जिस इंटरेस्ट के साथ असाइन किया है, अब उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आप सारा टाइम सिर्फ एम्प्लॉयज पे ही लगा देंगे कि उनको समझाते रहें? क्या आप सारा टाइम सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने में लगा देंगे? तो अब सवाल का कॉन्टेक्स्ट किस तरह चलेगा? लेट्स से अगर प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, उसकी मैनेजमेंट, उसके शेयर होल्डर्स हो गए। लेकिन अगर सवाल के अंदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन उसने कर दी, तो आपका एरिया और बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जाएगा, लोकल अथॉरिटीज स्टेक होल्डर आ जाएंगी, जर्नल पब्लिक, प्रेशर ग्रुप्स की कंसिडरेशन और बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर ये तीन चार मेन बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एक दो सवाल आप कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पर सवाल कैसे बन सकता है। देन उसके बाद आपका चैप्टर 2 है, जहां से आपकी एक सीरीज शुरू होती है। किसी भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका बिजनेस एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। उस एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए सवाल में अगर आपको बोल दें कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनालिसिस प्रोवाइड करो या इवेल्युएट करो, तो आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए आपकी बुक्स के अंदर कौन से दो मॉडल्स हैं। एक पेस्टल है, एक पोर्टर डायमंड है। अब पेस्टल, पोर्टर डायमंड सिर्फ दो मॉडल्स नहीं एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए, आपके पास इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस का भी मॉडल मौजूद है। फर्क दोनों में क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं एक बिगर सर्किल से एक स्मॉलर सर्किल में आता हूँ। लेट से जब मैं पेस्टल मॉडल की बात करूंगा, तो पेस्टल मॉडल मेरा कवर करेगा मेरे पूरे नेशनल लेवल को। लेट से कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन ले रही है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स पाकिस्तान के किस तरह चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल किस तरह चल रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, लेजिस्लेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस एट द नेशनल लेवल किस तरह चल रहा है। बार बार नेशनल लेवल या एक पाकिस्तान वाला वर्ड यूज करने का पर्पज ये है कि पेस्टल मॉडल आपका बेसिकली उस ब्रॉडर स्कोप को कवर कर रहा होता है जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है। ये समझने वाली बात है। अब पेस्टल मॉडल से निकल के अगर डायरेक्ट मैं पोर्टर 5 फोर्सेस पे आता हूँ, तो इसका मतलब मैं नेशनल लेवल से निकल के इंडस्ट्रियल लेवल पे आ गया कि मेरा इंडस्ट्री जिसके अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो मेरे मोर क्लोज है। उसके एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, कंपटीशन के क्या हालात हैं, न्यू एंट्रेंट्स के क्या थ्रेट्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपटीशन कैसा है, सप्लायर्स की बेस किस तरह चेंज हो रही है, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर किस तरह मूव कर रही है। तो ये मुझे ये बताएगा कि नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर इंडस्ट्री किस तरह की चल रही है। देन अगेन वापस आ जाए पोर्टर डायमंड। पोर्टर डायमंड आपके पास नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जाने का एक एनालिसिस है। बेसिकली इस मॉडल को ड्राइव करने का पर्पस ये था कि अगर आप नेशनल एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और नेशनल एनवायरनमेंट आपका इतना कंपेटिटिव है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गई है, तो अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनली compete करने के लिए जाती है तो उसको क्या सपोर्ट मिलेगी। इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर आपके नेशनल एनवायरनमेंट की वजह से उसको क्या क्या फेवर्स मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो पोर्टर डायमंड बेसिकली इज अबाउट एनालाइजिंग द कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट।
एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनीज डेवलप थ्रू ऑपरेटिंग इन द नेशनल एनवायरनमेंट। कि लेट से अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, अब उस सिलिकॉन वैली के अंदर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये सारी कंपनीज मौजूद थी। जब इस तरह की हाईफाई कंपनीज का क्लस्टर किसी एक जगह मौजूद है, तो आप खुद एनालाइज लगाएं कि इनका कंपटीशन किस तरह का होगा। इस कंपटीशन की वजह से जो उनका स्किल सेट है वो किस लेवल तक डेवलप हो गया होगा, कि अगर वो उस सिलिकॉन वैली से निकल के नेशनल लेवल से बाहर आके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में compete करती हैं, तो उनको क्या क्या सपोर्ट ऑलरेडी हासिल है। जितनी भी वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज आपके पास, MIT हो गई, उसके सारे ग्रेजुएट्स के एक्सेस उनके पास मौजूद है। जब इतना स्किल्ड स्टाफ उनके पास आएगा, तो वो इंटरनेशनली अच्छा compete कर सकेंगे या नहीं compete कर सकेंगे। उनको नेशनली गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो सारी चीजें आपके पास पोर्टर डायमंड में आ जाती है। अब इन मॉडल्स के अंदर भी आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए मेन। सबसे पहला जो यूज अभी मैंने बताया कि कौन सा मॉडल किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और सीक्वेंस क्या है। पेस्टल एनालिसिस पहले करना चाहिए, पोर्टर 5 फोर्सेस पहले करना चाहिए, पोर्टर डायमंड किस लेवल पे करना चाहिए, या सॉर्ट एनालिसिस कब करना चाहिए। तो जब तक आपको उस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट या उस साइकिल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, तब तक आप उस मॉडल को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। और अगर आई के अपने सवालों के अंदर रिक्वायरमेंट में मेंशन करना बंद कर दिया कि पेस्टल मॉडल लगाओ, पोर्टर डायमंड लगाओ, इंटरनल एनालिसिस करो, एक्सटर्नल एनालिसिस करो, तब आपके पास ये चीज काम आएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर उसका स्कोप और उसकी एप्लीकेशन, मॉडल है किस बारे में और किस किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई हो सकता है, पहली बात ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो थोड़ी सी याद करने वाली बात है, हर मॉडल के जो मेन पैरामीटर्स हैं, लेट्स से पेस्टल के अंदर मुझे 6 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, PES, PEL, तो इन सब की एक बेसिक डेफिनेशन होगी, इन सब की एक ना एक एग्जांपल होगी जो आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगी, वो आपको याद होनी चाहिए। अब रट्टा नहीं मारना, लेकिन कुछ चीजें हमें ऑब्वियसली रिटेन होनी चाहिए, वरना हम मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह पोर्टर डायमंड है, पोर्टर डायमंड का कॉन्टेक्स्ट, पोर्टर डायमंड के 4 और 5 जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उस मॉडल को ड्राइव कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन, और हर मॉडल की यूटिलिटी जरूर पता होनी चाहिए कि इस मॉडल के एडवांटेजेस बेसिकली क्या है, इससे क्या क्या आपको हासिल हो सकता है। ये 3-4 बातें आपके पास हर मॉडल पे एज अ चेक मार्क सर्व कर रही होंगी। ये सब चीज करने के बाद अब आपने इनका एक प्रैक्टिकल सवाल जरूर करना है जो आपको गाइड करेगा कि यार ये मॉडल अप्लाई कैसे होता है। अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे रिलाई किया, तो आप इन मॉडल्स के अंदर कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं चाहूँ पोर्टर 5 फोर्सेस पे ऐसा सवाल बना दूं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा, जिसको आपने अगर प्रैक्टिस बेस्ड सवाल या सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं किए हुए, तो आप बुकिश नॉलेज पे सवाल को कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसके अंदर हर एक फोर्स के ऊपर एक अलग सवाल बन सकता है, और मैं डेटा को इस तरह मोल्ड कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए पिक करना बहुत मुश्किल कर दूं कि उस इंफॉर्मेशन की इन्फेरेंस क्या है, उस इंफॉर्मेशन से मुझे पता क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपने हर मॉडल की कंप्लीटनेस के लिए अपने साथ रखनी है। कम से कम एक सवाल एप्लीकेशन बेस्ड उस मॉडल पे होना चाहिए, और आपने 2 से 3 सवाल लाजमी करने हैं, खास तौर पे इस तरह के मॉडल पे, पेस्टल, पोर्टर, सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जिसपे सवाल आ ही रहे होते हैं। देन जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी नेशनल लेवल से, देन अब हम आ गए कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अब हमें पता होना चाहिए हम एक लेवल नीचे आ गए, नेशनल से उठ के हम अपने डायरेक्ट कंपटीशन में आ गए, अपनी इंडस्ट्री के अंदर आ गए। जब भी इस चैप्टर के अंदर आके सबसे पहले आपको कंपटीशन और मार्केट का पढ़ाया जा रहा है। क्यों? नेशनल लेवल से तो सारी मार्केट, सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी, वो आप एनालाइज करके आ गए। अब आप ये देखें कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसका हाल अहवाल कैसा है, वहां पे कौन से ऐसे फैक्टर्स चेंज हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट डायनामिक्स बदल गए। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है चैप्टर 3 में जो आपको पता होनी चाहिए। खास तौर पे वो डेफिनेशन जिसके अंदर इंडस्ट्री, मार्केट, मार्केट सेगमेंट्स, फोकस ग्रुप, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, जितने भी ये सेगमेंट, फोकस ग्रुप और मार्केट्स, इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप सवाल में पिक नहीं कर सकते कि आपकी स्ट्रेटेजी किस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सवाल के अंदर कंपनी की स्ट्रेटेजी जा रही है एक मार्केट के सेगमेंट पे, एक लेट से डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी है, तो अगर आपने वो चीज पिक नहीं करी, प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं करी, तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या होते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, किस किस तरह से हो सकती है। अगर सवाल में मुझे सेगमेंट्स पिक करना हो तो मैं कैसे पिक करूंगा, क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर 3 के अंदर जरूरी है समझने के लिए। देन आ जाता है इंडस्ट्रियल कंपटीशन को एनालाइज करना। सवाल में बोल दे पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ना भी बोले लेकिन इंडस्ट्रियल कंपटीशन की बात करें, मार्केट कंपटीशन की बात करें, तब आपने इसी मॉडल को यूज करना है। बहुत अच्छा मॉडल है आपके पास ये। अब इस मॉडल के अंदर हर एक फोर्स की अंडरस्टैंडिंग प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस फोर्स को आपने सवाल में किस हिंट से पिक करना है, और क्या उसकी एप्लीकेशन आप लेते हैं, क्या उसकी इन्फरेंस आप लेते हैं। कि मैं आपसे क्या फैक्टर्स पूछूं, क्या आप बोलें कि भाई मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है। आपसे अगर मैं कंपनी से पूछूं कि भाई फला फला फैक्टर्स हैं, क्या आपको थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है या नहीं है। अभी एक हम सवाल करेंगे उसमें भी इसी तरह की सारी बातें आ रही होंगी। तो इस मॉडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो आप सारी फोर्सेस, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, प्लस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में और उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने में यूज होता है। लेट से सवाल के अंदर अगर एक ही कस्टमर की बात हो रही है तो मैं बार्गेनिंग पावर उसकी हाई लूंगा या लो लूंगा। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं, सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट भी मेरे पास इजी है, तो मैं सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई लूंगा या लो लूंगा। अब ये एग्जांपल बताने का पर्पस क्या है कि आपको वो फैक्टर्स पता होने चाहिए जिसके थ्रू आप किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पिक कर सकें। कम से कम 3 से 4 फैक्टर्स आपके पास याद होने चाहिए जिसके थ्रू आप किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस कर सकें। ये इस मॉडल की खास बात है। देन आपके पास बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप आता है। पोर्टफोलियोज के अंदर किस तरह चीजों को मैनेज करना है, सारी चीजें वो उसके अंदर आपके पास आ रही होती हैं। अगेन ये भी आपको एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन सी मार्केट्स मेच्योर हैं, कौन से प्रोडक्ट्स मेच्योर हैं, इसका ताल्लुक लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से किस तरह बन रहा होता है, सारी चीजें इसमें आ रही होती है। देन हमने चैप्टर 2-3 के अंदर जब एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया, अब बारी आती है आपकी कंपनी के इंटरनल एनालिसिस, कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, आपकी नॉर्मल कैपेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, जो मैंने भी कुछ सवाल उनके चेक किए थे, हर नॉर्मल सी कैपेबिलिटी को उठा के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बना देते हैं। अगर एक कंपनी नॉर्मल सा प्रॉफिट हाई अर्न कर लेती है 1 साल के अंदर, तो वो भी उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बना दी जाती है। इस सवाल इस एरिया के अंदर ऐसा नहीं है। आपने वर्डिंग को गौर करना है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेटेजिकली इन द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कौन कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको फेवर कर सकती हैं। हर अच्छी क्वालिटी कंपनी की जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हो। तो इस चीज की असेसमेंट आपको किस तरह आएगी, जब आप सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे। देन आपके पास वैल्यू चेन आ रही होती है। अब वैल्यू चेन का लिंक आपके पास चैप्टर 14 से भी बन रहा होता है। चैप्टर 14 के अंदर आपके पास जो ऑपरेशंस की बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है लिंक विद ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो बेसिकली क्या है, वो आपकी एक वैल्यू चेन के अंदर है। अब वैल्यू चेन में लोगों को वैल्यू चेन का मतलब सही से नहीं पता होता, वैल्यू नेटवर्क का मतलब पता नहीं होता, सप्लाई चेन वैल्यू चेन के अंदर आती है या वैल्यू चेन से अलग है, वैल्यू नेटवर्क एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है या सप्लाई चेन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसी तरह वैल्यू चेन के अंदर लिंकेजेस विद माय सप्लायर विद माय कस्टमर, उसका मुझे नहीं पता होता। इसी तरह मेरी इंटरनल वैल्यू चेन, मेरी कंपनी की इंटरनल जो ऑपरेशंस आपस में लिंक है, जो फंक्शंस आपस में लिंक है, क्या वो भी एक वैल्यू चेन का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते, वो हमें नहीं पता होता। इसी तरह ऑपरेशंस के कौन कौन से एंगल्स हैं, क्या वो वैल्यू एडिड हैं या नॉन वैल्यू एडिड है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वैल्यू की डेफिनेशन को समझें, वो भी हमें क्लियर नहीं होती। कस्टमर पर्सपेक्टिव से हमेशा वैल्यू को देखा जा रहा होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज जो ऐड कर रही है वैल्यू टू द कस्टमर, वही आपकी वैल्यू चेन का और वैल्यू एनालिसिस का पार्ट बनती है। बहुत इजी सवाल इस पे किस तरह के बन सकते हैं कि वो आपसे सिंपल एनालाइज करवाए कि भाई आप नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज और वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को पिक कर सकें। इसी तरह कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट हिंडरिंग योर नॉर्मल ऑपरेशंस। तो जरूरी क्या है कि इसको चैप्टर 14 के साथ मिला के पढ़ा जाए, ताकि आपको ऑपरेशंस के जब एंगल क्लियर होंगे, आपको सप्लाई चेन के एंगल क्लियर होंगे, तो आपको कंप्लीट पिक्चर पता चल जाएगी एक्सटर्नल लिंक्स की भी,
जो आपके सप्लायर आपके कस्टमर से हैं, इंटरमीडियरी से, और इंटरनल लिंक्स की भी, कि आपका आईटी फंक्शन, एचआर फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस, प्रोक्योरमेंट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपस में किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि किसी भी एक कंपनी का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट का रोल क्या है, परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होती हैं। उसके लिए जरूरी है चैप्टर 14 को पढ़ा जाए इसके साथ। देन आता है रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे यही पूछूं कि भाई रिसोर्स और कॉम्पिटेंस के अंदर क्या फर्क है, आपको वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि मैं इसके ऊपर सवाल भी ढूंढने लग जाऊं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्टडी टेक्स्ट के 2-3 सवाल, मोर देन इनफ। देन आता है कैपेबिलिटीज एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कौन सी कैपेबिलिटी को डेजिग्नेट करते हैं कि इसकी वजह से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए अगेन कंपेटिटिव एडवांटेज होता क्या है ये पता होना जरूरी है। क्या आप लोग को ये पता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज इज अ एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरी कंपनी स्टैंड अलोन कंपेटिटिव एडवांटेज पे है विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर कंपनीज? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अब क्लियर नहीं होंगी तो आप सवाल को सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। लेट से सवाल के अंदर अगर आपसे वो पूछता है कि भाई आप वो फैक्टर्स बताएं जिसके थ्रू कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो रहा है। जब आपको कंपेटिटिव एडवांटेज सही से क्लियर ही नहीं होगा तो आप सवाल को रीड कभी भी सही से नहीं कर सकेंगे। आप कभी भी कंपेरेबल फैक्टर सवाल के अंदर नहीं ढूंढ सकेंगे जिसके थ्रू आपको चीजों को कंपेयर करना है। आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। सिंपल सा मतलब इसका यही है ना कि भैया आप अपने कंपेटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन किस में आ रही होगी, आपकी सेल्स ग्रोथ में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, आपके मार्केट शेयर में। ये सारे फैक्टर्स क्या बता रहे होते हैं? जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, इसका क्या मतलब है? कस्टमर उसको छोड़ के आपको चूज कर रहा होगा। तो कैपेबिलिटीज को कंपेटिटिव एडवांटेज के साथ लिंक करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आपको सीखना चाहिए। प्रैक्टिस के थ्रू अगेन ये आएगा। स्वॉट एनालिसिस हमारे पास अगेन बहुत पुराना मॉडल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल भी है, किसी भी पर्सपेक्टिव और एंगल के अंदर यूज हो सकता है। लेकिन इसमें मसला कहाँ पे आता है? इसमें मसला ये आता है कि कब मुझे किसी चीज को स्ट्रेंथ डेसिग्नेट करना है और कब उसको अपॉर्चुनिटी डेसिग्नेट करना है। स्ट्रेंथ वीकनेसेस कम्स फ्रॉम विद इन द कंपनी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कम फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। ये फर्क भी हमें क्लियर नहीं होता। प्लस स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोग बता देते हैं लेकिन उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करते सवालों में। मैं कुछ सवाल चेक कर रहा था, उसके अंदर ये था कि हमने बता दिया कि भाई कंपनी की लेट से लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अब आप ये तो बताएं भाई लिक्विडिटी पोजीशन अगर अच्छी है तो उससे कंपनी को फायदा क्या मिल रहा है। अब मैं आगे कॉन्टेक्स्ट ऐड करूं कि भाई जो कंपनी रिसेंट एक्विजिशन करने वाली है उसके लिए कंपनी के पास फंडिंग मौजूद है, तो जो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है वो उसको सपोर्ट करेगी उसकी एक्विजिशन में। दिस इज प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस। जब आप एक फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, पहली चीज उसके मार्क्स कम होंगे। जब आप उस फैक्टर की एप्लीकेशन लगाते हैं कि वो फैक्टर कंपनी को क्या फायदा पहुंचा रहा होगा, और फायदा कौन सा, स्ट्रेटेजिक लेवल का। बार बार मैं फैक्टर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक लेवल की नहीं होती। कोई भी नॉर्मल सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को उठा के हम स्ट्रेटेजिक वीकनेस स्ट्रेंथ नहीं बना सकते। और इसका सब पता कब सही चलेगा, जब आपने सवाल को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। सवाल के अंदर जो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, कंपैरेटिव फैक्टर्स आपको पता होंगे, तभी आप इस चीज को लिंक कर सकेंगे। इसका सिंपल सा रूल क्या है, वॉट एंड वाई। स्ट्रेंथ क्या है वॉट के अंदर, क्यों स्ट्रेंथ है वाई के अंदर। अगर सवाल के अंदर एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है तो वॉट के साथ वाई जरूर एक्सप्लेन करें, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन जब हमने इंटरनल एनालिसिस भी कर लिया, अब हम पहुंच गए एक स्ट्रेटेजी बनाने के पर्सपेक्टिव में। मुझे पता है एक्सटर्नली क्या चेंजेस हुई, मुझे पता है नेशनल एनवायरनमेंट पे क्या चल रहा है, मुझे पता है मेरी इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है। जब मैंने एक्सटर्नल एनालिसिस को इंटरनल एनालिसिस के साथ मर्ज किया, अब मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं जिसकी बेसिस पे मुझे कंपेरेटिव एडवांटेज मिले। अगेन कंपेरेटिव एडवांटेज यहाँ पे चैप्टर 5 में सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। जब तक आपको कंपेरेटिव एडवांटेज क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी कंपेरेटिव स्ट्रेटेजी सही से नहीं बता सकते। अब चैप्टर 5 के अंदर मेरा माइंड चलना चाहिए कि यार मैं सारे एनालिसिस करके आ गया हूँ। अगर सवाल चैप्टर 5 पे है
तो मुझे ये सवाल में ढूंढना है कि उन एनालिसिस का रिजल्ट क्या निकला, और सवाल के अंदर कहीं ना कहीं गिवन जरूर होता है, या तो इंट्रोडक्शन में बता देगा या कहीं हिंट दे देगा कि आपने चैप्टर 2, 3, 4 से क्या नतीजा निकाला। उन फैक्टर्स को यूज करते हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए आप कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। उस स्ट्रेटजी की जेनेरिक डायरेक्शन क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। अगेन, पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज का मुझे पता होना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी पढ़ने के बाद मुझे स्ट्रेटजिक क्लॉक पे आना चाहिए, क्योंकि पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है जो आपको बताता है कि भाई कॉस्ट लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं, डिफरेंशिएशन के क्या फीचर्स हैं, लॉक इन स्ट्रेटजीज क्या है, क्या मेरी कंपनी साइमल्टेनियसली कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन को फॉलो कर सकती है या नहीं कर सकती, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं जिसके थ्रू मैं मेजर कर सकता हूँ कि वेदर आई एम परफॉर्मिंग करेक्टली और नॉट। इसी तरह कॉस्ट लीडर कौन होता है, मार्केट लीडर कौन होता है, कौन मार्केट के अंदर फॉलोअर होता है, ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। इसको कंपेयर करने का भी सिंपल सा तरीका है। अगर आपका मार्केट शेयर ग्रेटर देन 50% है तो आप मार्केट लीडर हो रहे होते हैं, क्योंकि आप मार्केट को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। या ग्रेटर देन 50 नहीं है लेकिन आपका मार्केट शेयर सबसे हाईएस्ट कंपेटिटर से ज्यादा है, इसका मतलब यू आर हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन योर होल कंपेटिटर्स, तो भी आप मार्केट लीडर हैं। अब इन डेफिनेशंस का पता होना, मार्केट लीडर मार्केट फॉलोअर का पता होना आपको सवाल में कैसे हेल्प करता है। लेट्स से सवाल के अंदर आपका एक कंपेटिटर है, उस कंपेटिटर की सेल्स का डेटा आपको गिवन है, और सारे फैक्टर्स जब मैंने एनालाइज किए वो फैक्टर्स मुझे पता होंगे तो मैं एनालाइज कर सकूंगा कि किस बेसिस में मैं डेसिग्नेट करूं कि भाई वो मार्केट लीडर है या नहीं है। मैंने ये असेस कर लिया कि भाई कंपेटिटर मार्केट लीडर है, मैं नहीं हूँ। तो अगर आपने सवाल के अंदर ये सही से खुद को असेस ही नहीं किया कि आप मार्केट के अंदर मार्केट लीडर है, मार्केट फॉलोअर है, या आप मार्केट के एक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, आप मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, आप लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक आप सवाल के अंदर कभी भी सही से स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल पढ़ते हुए किस इंफॉर्मेशन को आपने सही से अंडरस्टैंड करना है और किस सवाल किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देन स्ट्रेटेजिक क्लॉक के अंदर आते हैं तो ये पोर्टर जेनेरिक की एक ब्रॉडर डायग्राम है। इसके अंदर आपके पास अगर पोर्टर स्ट्रेटेजी में 2 स्ट्रेटेजीज थी तो उसको 4 कर देगा, 4 की जगह 5 कर देगा कि फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप आपके पास क्या क्या होती है। देन चैप्टर 5 के अंदर जब आपने अपनी एक जेनेरिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड कर ली, जेनेरिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मैं जनरली कॉस्ट की तरफ जा रहा हूँ या डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ या मार्केट के सेगमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। जब आपने ये डिसाइड कर लिया फिर चैप्टर 6 आके आपको ये बताएगा कि आपने जो चैप्टर 5 में डिसाइड किया उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब चैप्टर 6 आपको ये नहीं बताता कि आपकी स्ट्रेटेजी कंपेरेटिव है या नहीं है, वो चैप्टर 5 आपको बताता है और आप उसमें डिसाइड करके आते हैं। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फोकस डिफरेंशिएशन पे जाना है, अब मैं आऊंगा चैप्टर 6 में, भाई मुझे ऑप्शंस बताओ उस फोकस डिफरेंशिएशन में जाने के लिए क्या क्या है। क्या मुझे इंटरनल ग्रोथ के थ्रू जाना है, क्या मुझे किसी कंपनी को एक्वायर करने की जरूरत है, किसी कंपनी के साथ मर्जर करने की जरूरत है, क्या मुझे डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, या मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, क्या मैं अपने सप्लायर से इंटीग्रेट करूं, कस्टमर से इंटीग्रेट करूं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करूं, वर्टिकल इंटीग्रेशन करूं, क्या करूं। सारी चीजें कर लूं तो उसकी फोरकास्ट क्या है मेरे पास, मेरे पास बिजनेस अगले 5 सालों में ये स्ट्रेटेजी चूज करके कैसा परफॉर्म करेगा, फोरकास्टिंग किस तरह कर सकता हूँ। इसी तरह बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे टेस्ट करूँ मैं, क्या मेरा एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जाना एसएफ मॉडल के अंदर सही से बैठता भी है नहीं बैठता। चैप्टर 5 ने तो मुझे बता दिया कि भाई आप लेट से मार्केट डेवलप करो, आप लोकल मार्केट मेच्योर हो गई है, इस मार्केट में कोई पोटेंशियल नहीं है, अब आपने एक्सपोर्ट में जाना जरूरी है। अच्छा भाई एक्सपोर्ट में जाने के लिए क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या मेरे शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्या मेरे पास फंडिंग इतनी मौजूद है कि मेरे लिए फीजिबल होगा मैं एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकूं। इसकी सूटेबिलिटी चैप्टर 5 क्या बताता था मुझे, क्या मेरी जेनेरिक डायरेक्शन के साथ ये स्ट्रेटेजी सूटेबल है या नहीं है। तो चैप्टर 6 बेसिकली एक फाइनल ऑल्टरनेटिव डिसीजन है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को चूज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या डायरेक्शन ले दें। इस चैप्टर को अगर मैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का नाम भी लूँ तो ये भी सही होगा। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज इसलिए वर्ड लिखा हुआ है कि आपके पास किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए 3 से 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
उस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है वो चैप्टर 6 के अंदर आपको पता चल रहा होता है। इसीलिए सवाल के अंदर चैप्टर में स्टार्टिंग है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि चैप्टर 6 चैप्टर 5 से क्यों डिफरेंट है और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन किस बेसिस पे सेट हो रही है। चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 3 चैप्टर 2 के एनालिसिस पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट हो रही है। एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी 4 मेन बातें, प्रोडक्ट डेवलप करना है, मार्केट डेवलप करनी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जाना है, या दोनों चीजें चेंज कर देनी है। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, लाइफ साइकिल से इसको आप लिंक करें जरूर। लाइफ साइकिल से लिंक करने के लिए इसलिए मैंने बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी एग्जिस्टिंग मार्केट मिच्योर हो गई है या नहीं मिच्योर हुई, उसके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट डेवलप करने की, लेकिन मार्केट तो मिच्योर हुई भी है, इसी तरह मुझे आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी नजर नहीं आ रहे, तो भाई मैं क्यों मेहनत करूँ उस मार्केट को डेवलप करने के लिए जिसमें आगे पोटेंशियल ही मौजूद नहीं है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे लाइफ साइकिल अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि कब कोई भी मार्केट या कोई भी प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ फेज पे होता है, मेच्योरिटी फेज पे होता है, डिक्लाइनिंग फेज पे होता है। ये चीज आपको हेल्प करेगी कि आप सवाल के अंदर वो स्ट्रेटेजी फिर आप उसको रिकमेंड ना करें, आप उसको ये बता सकें कि भाई इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल नहीं है, वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट मार्केट जिसको हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब वो डेवलपमेंट इंटरनल ग्रोथ के थ्रू हो सकती है, अब आपने सवाल में ये भी पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ। इसके अंदर एक सवाल के अंदर 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे। उसमें यह था कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते थे या आप एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जा सकते थे किसी कंपनी को एक्वायर करके। अब सवाल के अंदर बहुत कम लोग थे जो ये पिक कर पाए कि ये सवाल बेसिकली था इंटरनल ग्रोथ वर्सेस मर्जर और एक्विजिशन। तो कभी कभार सवालों के अंदर एक हिडन कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि कंपैरिजन किस बेसिस पे हो रहा है। अब उस सवाल के अंदर सिंपल क्या करना था, मुझे इंटरनल ग्रोथ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने थे और एक्सटर्नल ग्रोथ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से उसको कंपेयर करना था। प्लस इंटरनल ग्रोथ स्लो होती है, फंडिंग अवेलेबल है नहीं है, उसके बाद मर्जर एक्विजिशन के लिए मेरे पास नेसेसरी फंडिंग है, दोनों का रिस्क क्या है, शेयर होल्डर की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। तो कभी कभार सवाल इस तरह भी कंपैरिजन में बन रहा होता है, नीड होती है कि आप उसको किस तरह अंडरस्टैंड करके पिक करते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन इंटीग्रेशन के अलावा बहुत सारे और भी मेथड्स हैं। फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट है, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है आपके पास। क्या मुझे फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट लाइसेंसिंग अरेंजमेंट का फर्क पता है, इनके फीचर्स मुझे पता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। चैप्टर 6 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। किसी भी थ्योरेटिकल मॉडल, किसी भी मेथड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको गाइड करेंगे कि आप सवाल के अंदर किस तरह एप्लीकेशन करते हैं। तो जरूर आपको कम से कम 3 से 4 किसी भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद होने चाहिए जिसकी बेसिस पे आप उसको अप्लाई कर सकें, अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डेवलपमेंट कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, इसी तरह लाइसेंसिंग अरेंजमेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। बिजनेस फोरकास्टिंग वाला एरिया अभी तक ऐसा डेप्थ में टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये सवालों के साथ मिक्स होकर चल रहा होता है। लेट्स से सवाल के अंदर कोई भी आपको फ्यूचरिस्टिक डेटा के बिनो कि आपके अगले साल की परफॉर्मेंस ये होगी, उसके थ्रू आप फोरकास्टिंग चेक कर सकते हैं बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मेथड अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है ताकि अगर सवाल बन जाए कि भाई आप अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को किस तरह देखते हैं फ्यूचर में, क्या फोरकास्ट आप बिल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है आप एनालाइज करें। आप 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान को एनालाइज करें तो उसके अंदर ये मेथड ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग यूज हो रहा होगा। देन असेसमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल एसएफ मॉडल, सुटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी और फीजिबिलिटी। इस मॉडल की जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत मल्टीपल जगहों पे है। अगर ये मॉडल चैप्टर 6 के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो इस मॉडल के अंदर इसका मतलब मैं चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक की बेसिस को यूज करूंगा इन सपोर्ट ऑफ सुटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी और फीजिबिलिटी को जस्टिफाई करने में। लेट्स से मैं ये बोलूंगा कि भाई इंडस्ट्रियल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4% है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी से मुझे 5% मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये इसका सुटेबिलिटी वाले फैक्टर के अंदर आ रहा होगा। इसी तरह मेरी स्ट्रेटजी की रिस्क एपिटाइट क्या है, क्या मेरे शेयर होल्डर्स इतना रिस्क बेयर करने के लिए तैयार हैं, क्या उनके लिए वो स्ट्रेटजी एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। देन एक्सेप्टेबिलिटी आपके पास जस्टिफाई हो रहा होगा। देन फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी के अंदर हमेशा अपने माइंडसेट को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में रखिएगा, ये चीज आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी मेंशन है
कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फीजिबिलिटी में आपसे एक्सपेक्टेशन होगी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की, फंडिंग नीड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। इसी तरह आपका करंट एनालिसिस किस तरह जा रहा है, आपके पास रेलिवेंट रेशोज जो आपके पास हैं प्रॉफिटेबिलिटी के वो किस तरह चल रहे हैं। बैंक से अगर आप लोन लेने के लिए जाना चाह रहे हैं तो भाई आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग क्या है, आपके पास एसेट्स मौजूद हैं कोलेटरल रखवाने के लिए, आपके पास फ्यूचर पे करने के ऑप्शंस क्या है बोरोइंग्स को, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। आपको फाइनेंशियल एक्यूमेंट लेके जाना है फिजिबिलिटी के लिए। देन आपके पास जब चैप्टर 6 हो जाता है, फिर आपके पास आता है चैप्टर 7, जो ये होता है कि भाई आपने अब डिसाइड सब कुछ कर लिया, आपने करना क्या है, अब आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन चैप्टर 7 का रोल क्या आता है कि वो आपको ये बता सके कि आपने इस काम को किस तरह सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करवाना है। क्योंकि ये बात याद रखें, आपने सारे एनालिसिस के बाद अगर एक स्ट्रेटेजी बनाई, अगर आप उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, देन आपके पास जो स्ट्रेटेजी से आपने आउटकम्स रखे हुए थे, एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, वो नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। तो इस चैप्टर 7 के अंदर मुझे बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए क्या कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वो किस लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ताकि आप मैनेजमेंट ऑफ चेंज को जस्टिफाई कर सकें। लेट से दो ऑर्गेनाइजेशंस एक्विजिशन कर रही हैं, दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या दोनों स्ट्रक्चर आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस तरह मैं सिनर्जीज क्रिएट कर सकता हूँ दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंबाइन करके। लेट से कॉमन एचआर, कॉमन शेयर सर्विसेज के अंदर फाइनेंस की, पेरोल की, डिफरेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ से गाइड होंगी। इसी तरह स्ट्रेटेजिक चेंज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको मुझे किस तरह मैनेज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे इसमें याद होनी चाहिए कि चेंज के हवाले से मुझे कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है और सवाल के अंदर किस तरह उसको एनालाइज करना है। देन स्ट्रेटेजिक चेंज के दो मॉडल्स हैं जो आपके कैफ की स्टडीज से आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन आ जाता है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कब किसी चीज़ को बिजनेस प्रोसेस का चेंज कहते हैं, या आप उस चेंज को ऑटोमेशन में क्लासिफाई करते हैं, या आप उसको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्लासिफाई करते हैं। उस चेंज का स्कोप, उस चेंज का स्केल क्या है, किस नेचर का चेंज है, क्या सिंपल दो प्रोसेसेस को कंबाइन कर देना थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स अ बिजनेस प्रोसेस चेंज, और इट्स एन ऑटोमेशन। इसी तरह बिजनेस प्रोसेसेस की अलाइनमेंट किस तरह करना कि वो बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ सूटेबल हो जाए। इसी तरह बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द चेंज का वर्ड क्यों इसमें यूज होता है, इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो इन तीनों टॉपिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने स्कोप पिक करना, कि कब आप सवाल के अंदर नॉर्मल प्रोसेस चेंज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कब आप बहुत बड़े प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हैं जो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में आ रहा है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। देन आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला एरिया ऑल दो सिलेबस में आपके मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में मौजूद नहीं है। एसीसीए के अंदर इसके ऊपर पूरे सेपरेट चैप्टर्स होते थे। आपके पास एक इंट्रो दिया हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप किन ग्राउंड्स पे इवेल्युएट करते हैं, क्या आपको बेसिक्स पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्या आपने जो स्ट्रेटेजी 1 से 6 में डिसाइड करी उसको अप्लाई करने को मैं प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। अब उसके अंदर तीन मेन बातें होती हैं, कॉस्ट कंट्रोल किस तरह करना, टाइम को किस तरह कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज को किस तरह कंट्रोल करना है, क्या मैंने प्लान किया हुआ था मेरी कॉस्ट लगेगी। सवाल के अंदर डेटा से मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि मैं एज पर द टेन्योर या एज पर द टाइम सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। लेट से 4 साल का प्रोजेक्ट है, पहले साल ही 50% कॉस्ट लग गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कॉस्ट ओवर रन कर जाऊंगा अगले 2-3 सालों में। इसी तरह एक चीज को कंप्लीट हो जाना चाहिए था सेकंड ईयर तक, सेकंड ईयर तक वो चीज कंप्लीट नहीं हुई। अगेन रिसोर्सेज कब मुझे किस डायरेक्शन में डेजिग्नेट करने, क्या मेरे लिए ये टाइम कंस्ट्रेंट इतना क्रिटिकल है कि मैं ज्यादा रिसोर्सेज लगा के उस चीज को एक्सपेडाइट करूं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग व्हाट इज प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेटवर्क एनालिसिस गैंट चार्ट भी इसी की रेप्लिकेशन है कि कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं तो आप किस तरह ट्रैक करते हैं, उसको किस तरह मैनेज करते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल, अगर बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से मेजोरिटी आप लोग ने ऑडिट फर्म में ही काम कर रहे होंगे, तो ऑडिट जो सॉफ्टवेयर होता है ना आपका, वो किसी भी एक क्लाइंट को एज अ प्रोजेक्ट ले रहा होता है। उसके अंदर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी प्लानिंग। वही सेम चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। जो आप माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं कि भाई मेरा
प्लानिंग फेज कब तक कंप्लीट होगा, टीओसीज कब करने हैं, टीओडीज कब करने हैं, एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट करनी है, कंक्लूजन वाली चीजें में आपने क्या क्या चीजें करनी है। तो उसको आप अगर पिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वो रेप्लीकेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। आपका जो ऑडिट सॉफ्टवेयर है, कोई भी एक क्लाइंट एंगेजमेंट इज अ रेप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगेन इस एरिया को आपने समझना है, एक दो सवाल इस पे आपने देख लेना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नेटवर्क एनालिसिस गैंट चार्ट वाला एरिया रिसेंटली पूछ चुका है, अगेन हम रिस्क नहीं ले सकते, भले 2 टाइम से पूछा हुआ हो, इस अटेम्प्ट में भी आ सकता है। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 और 9 का डायरेक्ट लिंकेज चैप्टर 1 और 7 से नहीं है, ये एक सेपरेट एरिया है। लेकिन ग्रेड ए में क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है किसी भी स्ट्रेटेजी के रिस्क को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट आपको बेस प्रोवाइड करती है एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो मुझे पता होना चाहिए कब मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, कब मैं बात कर रहा हूँ न्यू स्ट्रेटेजी की, मेरे पास रिस्क असेसमेंट टूल्स क्या क्या है। रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी रिपोर्टिंग किसको हो रही होती है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना, कौन सा रिस्क फाइनेंशियल रिस्क है, कंप्लाइंस रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, या मार्केट डायनेमिक्स के चेंज होने की वजह से मैं रिस्क को कब हाई या लो करता हूँ। तो इन एरियाज के अंदर आपकी 2-3 एक्यूमेंट्स यूज होंगी। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होता है, किस तरह कैटेगराइज होता है, मैनेज किस तरह होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं। दूसरा, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तीसरा, उन रिस्क की ग्रेडिंग करना, कौन सा रिस्क आप हाई ग्रेड कर रहे हैं, कौन सा रिस्क आप लो ग्रेड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क, तीनों चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। जब रिस्क को आप कैटेगराइज कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क का इम्पैक्ट वर्सेस उसके आने की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है इसके अंदर, कि आप किसी भी रिस्क को फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबली एनालाइज करें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज क्या है कि आप मिटिगेटिंग एक्शन क्या लेकर आते हैं। ज्यादातर लोग जो स्ट्रगल करते हैं वो मिटिगेटिंग एक्शन पे करते हैं, क्योंकि रिस्क हम फिर भी पिक कर लेते हैं आसानी से, लेकिन उसको काउंटर किस तरह करना है। रिकरिंग नेचर का रिस्क है, वन ऑफ रिस्क है, करेक्ट मेजर क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है, क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब इसका बहुत अच्छा सवाल किस तरह बन सकता है कि मैं चैप्टर 1 से 7 के अंदर एक स्ट्रेटजी रखूं और उस स्ट्रेटजी के अंदर 2-3 ऑल्टरनेटिव्स डाल दूं। अब आपकी सिलेक्शन कभी भी स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे नहीं होगी। आप हमेशा जब भी आईक्यू के सवालों के अंदर बात करेंगे, अगर रिस्क वाला डेटा अवेलेबल है तो आपका डिसीजन हमेशा फाइनेंशियल प्लस रिस्क पर्सपेक्टिव के साथ जाके कंक्लूड होगा। आप ये बोलेंगे कि भाई ये स्ट्रेटेजी की ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन जो इसका रिस्क है इट्स नॉट विद इन द डिजायर लिमिट, तो आप कभी भी उस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप सवाल के अंदर किसी भी स्ट्रेटजी को असेस करने के लिए रिस्क के एंगल को हमेशा कंसीडर करेंगे, अगर सवाल में हिंट्स गिवन होंगे। देन चैप्टर 9 में जो इसका मॉनिटरिंग रिस्क है, रिस्क किस तरह कल्चर के अंदर एम्बेड होता है, तारा फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, वो आपको पता होना चाहिए। दोनों थोड़े लेंदी चैप्टर आपको इस तरह लगेंगे क्योंकि इसमें रिपीटेशन बहुत हो रही होगी, लेकिन आपने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस याद रखनी है कि आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, खास तौर पे आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट वाली चीज के और मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग रिस्क के, और आप इन दोनों को किस तरह आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपकी ग्रिड ए जो है वो खत्म हो रही होगी। अब यहाँ तक थोड़ा 5 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर मैं इस पे सवाल शुरू करता हूँ, जब तक अगर कोई और स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन है तो आप लिख दें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सब क्लियर है यहाँ तक?
देखिए आप चैट में रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव लेके चलना है मुझे चीज़ों को, क्योंकि हम सवाल की प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। देखिए पहली चीज़ इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि एसीसीए के जो सवाल है ना, आईकैप में उस तरह के सवाल अभी तक वैसे आना शुरू नहीं हुए हैं। कॉन्टेक्स्ट तो उसने उठा लिया है एप्लीकेशन बेस का, लेकिन एसीसीएम में सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं। आईकैप क्या करता है, उस डेटा के अंदर से डेटा कुछ होल्ड कर लेता है, देन आपको वही सवाल उठा के दे देता है। अब उसमें ज्यादा रिलायंस किस पे आ जाती है, आपकी अपनी नॉलेज पे, कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई आप एक छोटी सी बात से मल्टीपल चीजों को पिक कर लें। तो इस सवाल कराने के बाद मैं थोड़ा सा दोबारा बैकग्राउंड आईकेप के सवालों का भी दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आईकेप में सवाल किस तरह के बनते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पिक किया है अभी। सबसे पहले तरीका आपका वही होगा, इसमें मैं आपको एक अप्रोच भी बता दूंगा सवाल किस तरह पढ़ते हैं, प्लस वर्ड्स की क्या क्या इंप्लीकेशन होती है, और हम कौन से फैक्टर को किस तरह एनालाइज कर रहे होते हैं। ये दो तीन बातें हम इसके अंदर देख रहे होंगे। देखिए सबसे पहली चीज, जब भी कोई लेंदी सिनेरियो बेस्ड सवाल हो या अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से पढ़ना। अब यहाँ ये स्टार्ट क्या कर रहा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स। इसका मतलब यहाँ इसने आपके लिए एक चॉइस छोड़ दी। अगर यहाँ पे ये नहीं बोलता और डायरेक्ट बोलता कि भाई आपने पेस्टल ही यूज करना है, तो आप पेस्टल यूज करते। लेकिन जब उसने चॉइस छोड़ दी, तब आपने पिक करना है कि इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल अप्लाई होगा। अगेन वही सारी नॉलेज जो भी हमने डिस्कस करी। एनालाइज मुझे करना है जीईटी करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। अब क्या मुझे ये पता है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन मुझे क्लियर है नहीं है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि हर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जब तक वो डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप सवाल को कॉम्प्रिहेंड अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, उस डेफिनेशंस को पेपर में इस तरह नहीं पूछेगा कि आप एक्सप्लेन कर दें स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन आपको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप सवाल को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकें, फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल परस्पेक्टिव। अच्छा, सवाल के अंदर कुछ जो वर्डिंग्स होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, कि कब आपसे बोथ का वर्ड यूज कर रहा है, कब आपसे यहाँ पे ईच का वर्ड यूज कर रहा है, जिसके थ्रू आप कंप्लीटनेस पता कर सकें। सही है, मैं इस क्लास के बाद ग्रुप में क्वेश्चन है उसका आंसर भी शेयर कर लूंगा। अब सवाल ये कौन सा मॉडल यूज करें, एक ऑप्शन आया सॉर्ट यूज करें या नहीं करें। अगर मैं सिर्फ यहीं तक रुक जाऊं और आपसे पूछूं कि आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, इस पे सवाल मैंने अभी भले नहीं पढ़ा, या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे जब अप्रोप्रिएट मॉडल्स बोला और आगे उसने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का वर्ड यूज किया, इसका मतलब इंटरनल में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे क्लासिकल हो गया सॉर्ट, देन रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटेंस वाली चीज चैप्टर 4 की, इन दोनों को यूज कर सकता हूँ। सही का सॉर्ट तो एक आपका। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव में कौन सा, पेस्टल। अब डिपेंड करता है सवाल का इंट्रो क्या है या सवाल की डायरेक्शन क्या है, उस डिपेंडेंस पे मे बी पोर्टर डायमंड भी हो सकता है। अभी मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल मॉडल है। देन मेरे पास और कौन सा है, पोर्टर 5 फोर्सेस। ये तीन मॉडल्स प्लस ये दो मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन अब इनमें से मुझे सारे अप्लाई नहीं करने, मुझे सवाल पढ़ते हुए ये पिक करना है कि सवाल के अंदर किसके फैक्टर्स गिवन है। अगर सवाल पोर्टर डायमंड पे जा रहा होगा तो मुझे नेशनल को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से लिंक कर रहा होगा वो सवाल के अंदर। अगर नहीं जा रहा होगा तो स्ट्रेट अवे पेस्टल होगा। इंडस्ट्री का डेटा गिवन होगा तो 5 फोर्सेस भी मैं यूज करूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही मॉडल यूज करूं, इसने मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स बोला हुआ। प्लस इंटरनल के लिए सॉर्ट यूज करना है या सॉर्ट के कुछ दो तीन एंगल्स यूज करने हैं, वो मुझे डिसाइड करना है। अब मसला आता है प्लानिंग पे। 20 मार्क्स का सवाल है,
कितना एक्सटर्नल बताऊं कितना इंटरनल बताऊं? देखें, सबसे पहले तो एक बेसिक रूल बना लिया करें सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले। 20 मार्क्स है, कम से कम कितने पॉइंट्स लिखने पे जा रहा हूँ? क्या 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट लिख रहा हूँ? तो क्या मुझे 20 पॉइंट्स ढूंढने हैं सवाल के अंदर से या नहीं ढूंढने? सेफ साइड पे होता क्या है कि एक आधा मार्क आइडेंटिफिकेशन का और होता है फैक्टर्स का, और आपके पास एक्सप्लेनेशन अच्छी हो तो उसका 1 मार्क भी चला जाता है। तो ऑन सेफ साइड में ये कह सकता हूँ कि मुझे कम से कम 15 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए। क्यों लिखने चाहिए? क्योंकि मेरे कुछ पॉइंट्स की जो क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। 20 इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके पास। अब मुझे ये चेक करना है कि यार अगर पेस्टल लगता है मेरे पास, तो पेस्टल के अंदर मेरे पास 1 2 3 6 पॉइंट्स तो वहां से मिल जाएंगे। तो क्या मैं एक्सटर्नल को कम से कम 8 पॉइंट्स कवर करूं और इंटरनल 7 करूं? जब तक आपका ये बेसिक माइंड मैप जल्दी जल्दी नहीं बनेगा ना, अभी पेपर में इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन आपको ये चीज अपनी प्रैक्टिस में सीखनी है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक फ्रेमवर्क नहीं बनेगा आप सवाल के अंदर लॉस्ट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना टाइम मुझे लगाना है इस सवाल पे, कितना नहीं लगाना। तो जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करने बैठे, उस प्रैक्टिस के अंदर कम से कम टाइम रखें 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर। आपने ये बेसिक प्लानिंग कर लेनी है। सवाल के अंदर वर्ब क्या है उसको पिक करने के साथ सवाल के अंदर कितने सब पार्ट्स हैं। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला इंटरनल 1 पार्ट, दूसरा 2 पार्ट। तो बेसिकली ये पार्ट ए के अंदर भी 2 रिक्वायरमेंट है, एक इंटरनल एनालिसिस, एक एक्सटर्नल एनालिसिस। अब मैं इन दोनों के ऊपर कितने कितने पॉइंट्स लिखूं, दूसरी बात। कौन सा मॉडल यूज करूं, तीसरी बात। तो ये 3 4 प्लानिंग के जो डिसीजन है आपने शुरू के 10 सेकंड के अंदर मैक्सिमम ले लेना है। और ये आपके पास कहीं ना कहीं इसको सवाल में ऊपर मेंशन कर दें, कहीं भी कर दें, जिससे आपको डायरेक्शन पता चलती रहे। खास तौर पे ऐसे सवाल जो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव हो उसके लिए। दूसरा, गेट्स proposed strategy is firstly to acquire SOFR and then the franchise to run the rail network of Razius Dam. You have been asked to provide an independent assessment of this proposed strategy. अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, अभी हमने जो डिस्कशन करी ये पार्ट कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं भाई, और भी चीजें करनी है। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी से। अब आपको समझ में आया जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने बताया था एक्विजिशन, ये भी सही है। वो कॉन्टेक्स्ट मैंने क्यों बताया था कि आपको जब ये पिक हो जाएगा ना कि आप किस एरिया में जाना है, तो आप सवाल को रीड उसी कॉन्टेक्स्ट से करेंगे, सही पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और सवाल कैटर करना आपके लिए आसान होगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने दी थी। अब इसका मतलब ये सवाल बहुत अच्छा है जिसमें आपका पूरा चैप्टर 2 से चैप्टर 4 यहाँ कवर हो रहा है, मे बी चैप्टर 5 का कुछ एंगल। देन पार्ट बी के अंदर चैप्टर 6 भी आपके पास कवर हो रहा है। और ये एक पूरा उस ट्रेल को लेके चल रहा है जिस सीक्वेंस में इवेंट्स एक्चुअली होने चाहिए, इसमें भी वैसी हैं। एनालिसिस के बाद ही स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड होती है, इसमें भी वैसी चल रहा है। रिपोर्ट करना है इवेल्युएटिंग जीईटीज प्रपोज स्ट्रेटेजी। इसका मतलब पार्ट बी के अंदर स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन है, लेकिन पार्ट बी थोड़ा सा मुश्किल है। 16 मार्क्स है। अगर मुझे फ्रेंचाइज के बारे में नहीं पता तो पेपर के अंदर मैं तो वैसे ही आधे हिस्से में चला गया। नहीं, ग्रुप पे मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद, अभी मैंने नहीं डाला है। क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर मैं उसका आंसर दोनों चीजें ग्रुप पे डाल देंगे। इस सवाल के अंदर मुश्किल चीज क्या है कि फ्रेंचाइज अरेंजमेंट है। अगर किसी को फ्रेंचाइज के वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद नहीं आ रहे पेपर में, फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट होती क्या है वो याद नहीं आ रहा, तो वो इस सवाल के अंदर मुश्किल से 5 6 मार्क्स से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता। दूसरा, इस सवाल के अंदर एंगल है एक्विजिशन का भी, कि एक्विजिशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्विजिशन की फीजिबिलिटी क्या है। तीसरा, जब मेरे पास स्ट्रेटेजिक एवेल्युएशन है कि प्रोपोज स्ट्रेटेजी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसके लिए मैं कोई एक और मॉडल भी यूज कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बताएं कि भाई मुझे ये प्रोपोज स्ट्रेटेजी इवेल्युएट करनी है, तो आपके जहन में कौन सा मॉडल आ रहा है? मैं बेसिकली 16 मार्क्स को ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ कि इतने ज्यादा मार्क्स क्यों रखे हैं इस सवाल में। अभी हमने डिस्कस भी किया था, एक हिंट और देता हूँ, चैप्टर 6 के अंदर ही हमने एक मॉडल डिस्कस किया था।
एक स्ट्रेटेजी की इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं कि हमें स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसकी इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, कौन सा मॉडल आप यूज करेंगे? नहीं, क्लॉकवाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली, एसएफ फ्रेमवर्क। देखें, आप उस चीज को समझें कि आप कौन से चैप्टर में खड़े हुए, उस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब आप एक स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, स्ट्रेटेजी देखें क्या बनी हुई है कि मुझे पहले एसओएफआर को एक्वायर करना है, आपसे पूछ नहीं रहा कि एक्वायर करूं या ना करूं, आपको बता रहे स्ट्रेटेजी बन गई है। फिर फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट के अंदर फ्रेंचाइज भी मुझे विन करनी है, ये स्ट्रेटेजी बन चुकी है। अब उस बनी हुई स्ट्रेटेजी की असेसमेंट आप किस तरह कर रहे होंगे? ऐसे फ्रेमवर्क से करेंगे कि भाई इसकी सूटेबिलिटी क्या थी, एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं है, फिजिबिलिटी क्या है। इसलिए हम स्ट्रेटेजी क्लॉक पे नहीं जा सकते, हमारे पास ऐसे फ्रेमवर्क यूज हो रहा होगा। अब जरूरी है कि अब मैं जब पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह जैसे सवालों में, तो मुझे माइंड में पार्ट बी जरूर रखना है। क्यों? जब मैं एस पे बात करूंगा तो मैं स्वॉट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यूज करूंगा ताकि मैं सूटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकूं। इसी तरह जब मैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस के साथ फाइनेंशियल डेटा होगा उसको एनालाइज कर रहा हूँ सवाल के अंदर, तो मैं फीजिबिलिटी को जहन में रखूंगा कि मेरी फंडिंग नीड क्या है। एक्विजिशन मेरे माइंड में होगी, मुझे पता होगा यार एक्विजिशन में फंडिंग ज्यादा चाहिए होती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है। एक्विजिशन के रिस्क क्या होते हैं वो मेरे माइंड में होंगे, तो मैं एक्सेप्टेबिलिटी को सही तरीके से केटर कर सकूंगा। अब इसका मतलब सवाल पार्ट ए भी मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और पार्ट बी भी करना है। मतलब क्या है कि जब मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं दोनों को अपने माइंड में रख के डेटा हाईलाइट करूंगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पार्ट ए पढ़ लूँ, सॉल्व कर लूँ, फिर पार्ट बी पे आऊँ। दूसरा प्लानिंग हिंट आपके लिए क्या है कि पेपर में जब भी 2-3 पार्ट आपके पास आ रहे हो, सबसे पहले आप कोशिश ये करें उनको लॉजिकल सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, जो कि हमेशा नॉर्मल सीक्वेंस होती है। दूसरी चीज आप ये देखें कि पार्ट ए की पार्ट बी से कितनी लिंकेजेस है। क्या ऐसा है कि पार्ट ए सॉल्व करना मुझे पार्ट बी को सपोर्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अगर तो ऐसा है तो दोनों की प्लानिंग कंबाइन करें, ताकि आप जब सवाल हाईलाइट कर रहे हो या पार्ट ए लिख रहे हो तो आप वहां पे कहीं ना कहीं कुछ मेंशन कर सकें कि ये चीज मैं यूज करूंगा पार्ट बी में। ऑल दो इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव और मुश्किल सवाल आईकैप में आना मुश्किल है कि जिसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो, डेटा भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो कि आप सवाल को चीजें याद करें। MS2 में तो इसी तरह के सवाल आते हैं, लेकिन आईकैप में आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगेन आईकैप में कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें पार्ट बी तो होता ही होता है लास्ट में। तो 2-3 चीजें आपने क्या करनी है, मार्क्स के लिहाज से पहले रिक्वायरमेंट के अंदर देखें सब रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको एलोकेट करें कितने पॉइंट्स किस में लिखने हैं। देन दोनों पार्ट की आपस की लिंकेजेस है उसको समझें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आता हूं मैं वर्ब के ऊपर। पहले मुझे करना था एनालाइज। एनालाइज के लिए एक बात याद रखिएगा, जब भी वर्ड एनालाइज होता है तो कोई ना कोई फाइनेंशियल डेटा के थ्रू जरूर सपोर्ट आपको मिल रही होगी सवाल के अंदर, जिसकी बेसिस पे आप कुछ ना कुछ एनालाइज कर रहे होंगे और कंक्लूड कर रहे होंगे। इवेल्युएट का वर्ब जब मेरे पास आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मुझसे पॉजिटिव, नेगेटिव और कंक्लूजन इम्प्लाइड है पूछा गया है। इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ नेगेटिव पे बात करी, पॉजिटिव पे बात नहीं करी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव पे बात करी, कंक्लूजन नहीं लिखा, तो भी मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वर्ब जो गाइड कर रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। एनालाइज के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस तरह फाइनेंशियल डेटा को यूज कर सकता हूँ अपने आंसर के लिए। इसी तरह जो वर्ब आपके पास आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के लिए ये देखें कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस ऑडियंस को एक्सप्लेन करना हो। ब्रीफ एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, सवाल के डेटा को यूज करना है। फिर आपके पास वर्ब होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एक्सप्लेन से थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है। डिस्क्राइब के अंदर आप चीजों को लिंक करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, सवाल के सिनेरियो को यूज कर रहे होते हैं। तो जब तक वर्ब की करेक्ट इंटरप्रिटेशन आपको नहीं पता होगी, आप ड्राफ्टिंग कभी सही नहीं कर सकते। अभी शेयर चले, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। असल में टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं अभी कर नहीं रहा था। चले अभी आप मेरे साथ ही इसमें रीड कर लें, फिर मैं इसका सोल्यूशन जब आपसे शेयर कर लूंगा तो फिर आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली खुद ही रीड कर लीजिएगा। अभी तो सिर्फ मुझे कुछ बातें इसमें समझानी है,
आप अभी स्क्रीन के थ्रू थोड़ा फॉलो कर लें। बाकी आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप मेरे साथ रीड करके आप प्रैक्टिस खुद कर लें, देन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 2-3 बातें देख ली, वर्ब किस तरह पिक करना है, इसी तरह मुझे सब पार्ट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, फिर मेरे पास पार्ट ए पार्ट बी की लिंकेजेस किस तरह करनी है, कितने पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। तीसरा पार्ट क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब जिसने कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स को कवर नहीं किया हुआ वो यहाँ पे स्ट्रगल कर जाएगा। सवाल बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपसे वो ये पूछ रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आप एक्सप्लेन कर दो और डिस्कस कर लो इन कॉन्सेप्ट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेईटी एंड रेल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आप सही से समझा दें, केपीआई को समझा दें और आप उसकी यूटिलिटी बता दें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो आपका सवाल यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर केपीआई डेवलप करने की बात नहीं कर रहा, उसकी एडवांटेजेस कह लें, यूटिलिटी पूछ लें, वो पूछना चाह रहे हैं। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी बताना है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बताना है। किसी ने अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताया, इंडस्ट्री से नहीं बताया, तो मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे। अगेन, पढ़ाने का और बताने का पर्पस ये है कि आपके पास कोई भी टॉपिक अनइम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सारे टॉपिक्स की लेनी ही लेनी है। हाँ, किस टॉपिक पे सवाल ज्यादा करने, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वो आपने डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर टाइम। तो इस सवाल के अंदर अच्छे खासे टॉपिक और कॉन्सेप्ट कवर हुए, तो मैं उस पर आता हूँ। अब मुझे माइंड में ये पता चल गया कि यार मुझे 2 एनालिसिस करने हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। उसके बाद मुझे एक प्रोपोज स्ट्रेटेजी एक्विजिशन की, फ्रेंचाइज की, उस पर कमेंट करना है। तीसरा, उसके बाद मुझे उन इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई की इंफॉर्मेशन को भी ढूंढना है। अब ये माइंड में रखते हुए जब मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं डेटा सही से हाईलाइट करूंगा। देखें, एग्जांपल्स देने का मकसद क्या होता है कि आप सवाल को हमेशा देखें फ्रॉम एप्लीकेशन टू द सिनेरियो। आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, आप अगर किसी को समझाते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर केपीआई, तो आप जब उसको उसकी कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताएंगे, उसी को मेजर करने के केपीआई बताएंगे, दैट्स द राइट एक्सप्लेनेशन। रादर देन अगर आप जेनरिक एक्सप्लेनेशन देंगे, उससे कोई फायदा है नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप सिनेरियो से पॉइंट ढूंढें अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, खास तौर पे इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो में। अदरवाइज जेनरिक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी समझा सकते हैं। अब मेरे माइंड में रिक्वायरमेंट है, अब मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इस तरह के पेपर में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ नहीं आएंगे, लेकिन आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए अच्छा सवाल है। अब आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखना है आपने। सवाल क्या है, रूडोस मेरी कंपनी है, सॉरी रूडोस एक शायद कंट्री है, डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री विद एन एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। 2-3 चीजें मेरे जहन में, कंट्री की इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लस इंडस्ट्री जो अंदर कंसिडरेशन है वो क्या है, वो रेलवे है। द रेलवे नेटवर्क टोटलिंग 6,000 किलोमीटर्स टुगेदर विद द ट्रेन्स दैट रन ऑन इट was nationalized in 1968 and so become wholly owned by government. नेशनलाइज होके गवर्नमेंट ने ओन कर ली थी। रूडोस रेल द गवर्नमेंट ओन रेल कंपनी, गवर्नमेंट ओन कंपनी बन गई थी। वाज वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री, मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जनरेटर भी है। However, in that year, the general election was won by the party for national reconstruction with a manifesto that promised the privatization of many of the large publicly owned organizations. अब सवाल का अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट माइंड में ना, रिक्वायरमेंट का पेस्टल मेरे माइंड में आ रहा है अभी कि ये इलेक्शन की बातें, गवर्नमेंट की बातें क्यों बता रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स मुझे पिक करना है। अब ये चीज मैं जब कर सकूंगा जब मैंने रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझी भी होगी, इंक्लूडिंग रूडोस रेट। इसका मतलब आपने पहले इसको नेशनलाइज किया, पेस्टल बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसके बाद आप क्या बता रहे हैं कि भाई अगला जो इलेक्शन है उसमें जो पार्टी जीतने वाली है उसका मैनिफेस्टो क्या है कि वो इनको दोबारा प्राइवेटाइज कर देगी। PRN argued that there had been a lack of investment in the rail under public ownership and that the absence of competition had meant that the ticket prices and costs, particularly labor costs, were too high for the taxpayer to continue subsidizing it. Combination of high ticket prices, large public subsidies was very unpopular. As a result, government split the railway track into 8 sections or franchises. अब यहाँ से आपका सवाल शुरू हो रहा है, वो पूरा बैकग्राउंड था।
invited private sector bids for each of these 8 franchises. Each franchise was for 10 years and was for the trains, tracks and infrastructure for each section. Each franchise would be awarded to the highest bidder. अब इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी काम की नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने सवाल सही से नहीं पढ़ा होता तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन में फंस जाता। लेकिन अगेन अब इस सवाल के अंदर से जो जो चीजें पिक करनी है वो मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो पेस्टल के पर्सपेक्टिव से आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई पार्टीज जो जीत रही हैं या हार रही हैं उनका डिसीजन क्या है कि आप नेशनलाइज वर्सेस प्राइवेटाइज। इसका मतलब अगर लेट से ये चीज प्राइवेटाइज हो जाती है और इलेक्शंस ड्यू हैं अगले 3-4 सालों में, तो क्या उस पार्टी का मैनिफेस्टो ये तो नहीं है कि वो दोबारा नेशनलाइज कर देगी। अब ये थिंकिंग किस तरह आ रही है, ये थिंकिंग प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट समझी हुई होगी, तो आप इस तरह के पॉइंट सोच सकेंगे, ब्रेनस्टॉर्म कर सकेंगे कि इसमें से कौन सा पॉलिटिकल फैक्टर निकल रहा है। पहला पॉइंट निकल गया ये। दूसरा, जब मैंने इसको स्प्लिट किया 8 फ्रेंचाइजेस के अंदर, तो क्या मुझे फ्रेंचाइज अरेंजमेंट मेरे जहन में है। जब मैं गवर्नमेंट से फ्रेंचाइज अरेंजमेंट कर रहा हूँ, फ्रेंचाइज के अंदर क्या होता है, क्या मेरा प्रॉफिट का एक प्रॉपर शेयर जाता है, कोई फ्रेंचाइजिंग फीस होती है, फ्रेंचाइज के अंदर कौन से रूल्स रेगुलेशन मुझे फॉलो करने होते हैं, क्या फ्रेंचाइज अरेंजमेंट टर्मिनेट हो सकता है नहीं हो सकता। अब यहाँ आपका क्या आ रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज कि आपने कितना अच्छे तरीके से फ्रेंचाइज को समझा हुआ है। जिसने समझा हुआ होगा, पेपर में याद होगा, वो सारी बातें यहाँ पे लिंक कर सकेगा। तीसरी चीज, हर एक फ्रेंचाइज 10 सालों के लिए है। इसका मतलब अगर मुझे फ्रेंचाइज अवार्ड होती है तो मैं 10 साल तक सिक्योर हूँ, अनलेस कोई टर्मिनेशन क्लॉज हो या इलेक्शन की वजह से चीज बदल सके, लेकिन 10 साल तक मैं सेव हूँ फिर भी। ईच फ्रेंचाइज वुड बी अवॉर्डेड टू द हाईएस्ट बिडर। बिडिंग बेसिस पे मुझे फ्रेंचाइज अवार्ड हो रही होगी। अब 2-3 बातें मुझे इसमें पता चल गई, अब आगे चलते हैं। ईस्ट रूडोस फ्रेंचाइज, इसका मतलब 8 में से कोई एक फ्रेंचाइज ईस्ट रूडोस के अंदर है। वन ऑफ द 8 franchises was awarded to the Great Eastern Trains। अब आपकी कंपनी का कॉन्टेक्स्ट आना शुरू हो गया। क्या हुआ, नेशनलाइज से प्राइवेटाइज हुई, 8 फ्रेंचाइजेस बटी, उसमें से एक फ्रेंचाइज आपकी कंपनी के हिस्से में आई। और कंपनी कौन सी, जो स्पेसिफिकली सेटअप हुई थी बिड करने के लिए इस फ्रेंचाइज के लिए बाय फॉर्मर मेंबर्स ऑफ रूडोस रेल मैनेजमेंट। इसका मतलब एक रेल मैनेजमेंट कंपनी थी पुरानी, उसने बिड किया उस फ्रेंचाइज के लिए, अब उसको वो कंपनी मिल गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ रूडोस रेल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। जिन लोगों ने फ्रेंचाइज के लिए बिड किया और वो कंपनी कंस्ट्रक्ट करी, वो ऑलरेडी रेल के बिजनेस से फेमिलियर थे। तो अगर मैं शॉर्ट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो आपकी मैनेजमेंट है जो उस कंपनी को रन करेगी, दे ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस टू रन अ रेल मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पे शॉर्ट का एक पॉइंट मैं चाहूँ तो लिंक कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए। It was the only independent company to win a franchise. The other 7 franchises were awarded to companies who were subsidiaries of global transport groups and initially were largely financed through investment from the parent companies. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारी डिस्टिंग्विशमेंट क्या है कि हमने अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग करी है। इंडिपेंडेंट कंपनी थे, हमने उसके लिए फाइनेंसिंग करी और सारी चीजें हमने कर दी। लेकिन जो बाकी 7 फ्रेंचाइजीज हैं वो क्या है, वो एक तरह से सब्सिडी है किसी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। उनको इन्वेस्टमेंट उनकी पेरेंट कंपनी से मिल रही है। इसका मतलब थोड़ा सा मुझे मार्केट का डेटा या कंपेटिटर्स का डेटा बता रहा है कि उनकी अरेंजमेंट क्या है। इन कंट्रास्ट जेईटी वाज प्राइमरीली फाइनेंस्ड थ्रू लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ओन बैंक ऑफ रूडोस। हमने गवर्नमेंट ओन बैंक से ही फाइनेंसिंग ली दी है। द 10-year franchise started in 2006. JET is an unquoted company owned by its management team। अब मुझे कंपनी का बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब ये बैकग्राउंड क्यों जरूरी है, अगर कोई मुझे थोड़ा सा हिंट दे सके। अनकोटेड कंपनी है, मैनेजमेंट टीम ओन करती है, गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है। अब रिक्वायरमेंट को क्विकली रिकॉल करें और मुझे ये बताएं कि ये वाले पॉइंट्स मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट बी में भी अगर यूज करूँ तो कहाँ पे यूज करूँ। क्योंकि रिक्वायरमेंट जहन में नहीं होगी तो आप पूरा सवाल ऐसे ही पढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन काम की कौन सी नहीं है।
बी में एक्विजिशन तो है, उस एक्विजिशन के अंदर अगर मैं स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन करने जा रहा हूँगा, मैंने एक मॉडल डिसाइड किया था, उस मॉडल का कौन सा एंगल यहाँ पे होगा? फंडिंग, चले सही है, ये भी हो सकता है। और देखें बेसिकली मैंने ऐसे फ्रेमवर्क डिसाइड किया था ना कि मैं इवेल्युएट करने के लिए यूज करूंगा, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी में यूज करेंगे, उसको इवेल्युएट करने के लिए मैं ऐसे फ्रेमवर्क यूज कर रहा था। उस ऐसे फ्रेमवर्क का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो मुझे पता होना चाहिए कि भाई वो क्या होती है। बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द मेजर शेयर होल्डर्स। जब कंपनी का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, मैंने अभी समझाया भी था कि अनकोटेड कंपनी है, ओन्ड बाय इट्स मैनेजमेंट टीम, तो मतलब लार्ज पब्लिक का स्टेक नहीं है, जो मैनेजमेंट टीम है वही आपकी मेजर शेयर होल्डर है। प्लस आपने लोन लेके जो चीज फॉर्म की हुई है वो गवर्नमेंट बैंक से की हुई है, तो उसका मतलब गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। अब आप समझ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, जो कंपनी का डेटा बताया होता है वो क्यों बताया होता है, ताकि आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को पिक करके उनके लिहाज से एक्सेप्टेबिलिटी को चेक कर सकें। एग्जैक्टली exactly, जो शेयर होल्डर है वही मैनेजमेंट टीम है, तो दोनों के लिहाज से एक्सेप्टेबिलिटी मुझे चेक करनी है। अनकोटेड कंपनी है क्योंकि, लेकिन गवर्नमेंट से लोन भी लिया हुआ है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर गवर्नमेंट का बैंक भी होगा कि भाई कंपनी सही चलेगी नहीं चलेगी, लोन रीपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे फ्रेमवर्क के एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ये वाला पॉइंट है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अब जेईटी अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, अब ये बात याद रखें, जब अर्ली ईयर्स की बात की हुई तो हिस्ट्री बता रहा है, ये आपके लिए रेलिवेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसको क्विकली स्किम कर जाइएगा। First 3 years of GET franchise was extremely successful, both in terms of profits and passenger satisfaction. अब अर्ली 3 years से आप ये कर सकते हैं कि अगर स्ट्रेंथ आप निकालना चाहें तो यहाँ से आपको कुछ स्ट्रेंथ मिल सकती है शॉर्ट मॉडल के लिए। दिस वॉज पार्टली ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडीज, इसका मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हुई थी शुरू के 3 सालों में, जिसकी वजह से आपकी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। To help ease the transition of the network from public to private ownership, however, it was also due to the skill and knowledge of the management team. अब आपको एक और पॉइंट मिल गया आपके स्ट्रेंथ के लिए फ्रॉम सॉर्ट। पहली चीज, उनकी एक्सपर्टीज रेल में ही थी, और जो शुरू के 3 साल की अच्छी परफॉर्मेंस थी वो उनकी स्किल एंड नॉलेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टीम की वजह से थी। तो आप इस चीज को अपने सॉर्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, प्लस जब आप एक्विजिशन की बात करने जा रहे होंगे तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं कि भाई जो आपकी मैनेजमेंट टीम की नॉलेज और कॉम्पिटेंस है, जब वो इस फ्रेंचाइज को अच्छे तरीके से चला सकते हैं तो मे बी जिस कंपनी को एक्वायर करें उसको भी अच्छे तरीके से चला सकें, वहां भी यूज हो सकती है ये बात। दिस टीम ऑलरेडी हैज सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, एक और प्लस पॉइंट, gained with Rudolph's rail, and they adopted quickly to the new private sector model. JET was the most profitable and of the new franchise, and it was held up as an example of successful privatization. एक और important point, its investment in new trains and excellent reliability record mean that it quickly built up a well-respected image and brand. JET uses a series of television advertisements to promote its services. These feature के advertisement के old lady arriving at various station and texting her family that she has arrived safe and on time. अब जिसको पार्ट सी इस रिक्वायरमेंट का याद होगा वो इस पॉइंट को पिक कर सकता है कि किसी भी कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, और किसी भी कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मैं किस तरह प्रमोट करता हूँ। अगर एक ट्रेन बिजनेस है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है भाई, उसकी टाइमिंग। अगर ट्रेन की टाइमिंग्स के ही मसले होंगे तो आपने पाकिस्तान रेलवे वाले भी कंडीशंस देखी थी। दूसरी चीज, सेफ्टी एंड कंफर्ट। अगर आपके पास एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, फैटेलिटीज आपके पास हो रही हैं, सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क है। अब आप गौर करें इसने ये जुमला क्यों लिख के दिया, यहाँ बीच में इस जुमले का कोई मकसद बनता नहीं था। ये इसने आपको हिंट दिया आपके पार्ट सी के लिए, क्या कि भाई आपके लिए एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, अराइव सेफ, सेफ्टी पहली चीज, एंड ऑन टाइम। जो चीज आप यूज कर रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी में, तो आप इस चीज को यूज करके ये बता सकते हैं कि भाई मेरे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सेफ्टी एंड टाइम होगा। उसका मेजर करने के लिए कौन कौन से केपीआईज हो सकते हैं। इन अ रीसेंट कस्टमर सर्वे दीज एडवर्टीजमेंट वर रेटेड एज बोथ मेमोरेबल एंड इफेक्टिव। इस चीज को कस्टमर सर्वे ने भी इंडोर्स कर दिया। इसका मतलब जो चीज आपके कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है दैट इज
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें ना, सवाल के बीच बीच में इसने आपको हिंट दिए हुए हैं, पार्ट सी के भी, पार्ट बी के भी। मैं चल रहा था शुरू में जबकि पार्ट ए को ध्यान में रख के कि उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन मोल्ड करके दे रहा है सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए। In the newly privatized rail system, many passenger journeys cross franchise boundaries, so that a journey often involves the use of two or more franchise operators. इसका मतलब ये है कि जो रेल का नेटवर्क है उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर आपके नेटवर्क को यूज करे, बल्कि वो दूसरी फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क को भी यूज कर रहा है। JT develop an innovative booking and payment system that is automatically reallocated revenue from the fares between the franchise holder. इसका मतलब जो आपका एक सिस्टम है रेवेन्यू का, वो आपके टिकट को स्प्लिट कर रहा है और दूसरी फ्रेंचाइजीज को लेके जा रहा है। अब आप अगर वर्डिंग पे गौर करें, इनोवेटिव बुकिंग सिस्टम का, सिर्फ बुकिंग और पेमेंट सिस्टम नहीं का, इसका मतलब क्या है? दैट्स अ स्ट्रेंथ फॉर यू कि आपने एक ऐसा बुकिंग और पेमेंट सिस्टम निकाला है जो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू को एलोकेट कर रहा है। इनोवेटिव का मतलब ये है ना कि इसका मतलब वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका मतलब ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। इट ऑल्सो अलाउड इंटरनेट बुकिंग। अब इसके एडवांटेजेस फर्दर आ गए। gave discount from early booking. This system was so successful that JT now use this system to process the booking of 3 of the other franchise operators. इसका सक्सेस इतना है कि आप दूसरे फ्रेंचाइज ऑपरेटर्स को भी इसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं। पेड ऑन अ ट्रांजैक्शन बेसिस फॉर द बुकिंग दैट इट प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ दीस अदर फ्रेंचाइजेस। अब दो बातें ध्यान में रखें, सिर्फ शॉर्ट एनालिसिस के लिए मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे सवाल के अंदर जो मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी है एक्विजिशन सक्सेसफुल होने की, उसके लिए भी ये चेक करना है कि यार ये बुकिंग सिस्टम मुझे उसमें भी हेल्प करेगा। क्या मेरी जो ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट टीम का, वो मुझे मेरी एक्विजिशन स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा नहीं करेगा? दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है आपने, और आपने स्ट्रेंथ के साथ साथ पार्ट बी के अंदर भी इन फीचर्स को यूज करना है। फोर्थ एंड फिफ्थ रेट ऑफ JT's ऑपरेशंस वर नॉट एज सक्सेसफुल। अब यहाँ से आना शुरू हो गई काम की बातें। जब तक सब अच्छा चल रहा हो तो कोई मसला नहीं है, जब कोई बुराई आए वहां पे आपको अपने एनालिसिस देने होते हैं। नो गवर्नमेंट सब्सिडीज वर पेड इन दोस ईयर्स, पहली चीज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री लेड टू अ फॉल इन पैसेंजर नंबर्स। फेस्टल का ई आ गया आपके पास यहाँ पे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर JET फॉर 2010 इज प्रोवाइडेड इन फिगर 1. फिगर 2 प्रोवाइड्स डेटा फॉर द रेल इंडस्ट्री एज अ होल इन यूडोस। अब आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई। इसका मतलब जो मैं आपको वर्ब बोला था एनालाइज का, अब वो वर्ब आपके पास यहाँ पे यूज होगा। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ आपकी ग्रिड डी के हवाले से, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से। देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से दो तीन बातें आप सबसे पहले देखें। क्या आपको एक सिंगल ईयर का डेटा दिया हुआ है या आपको कंपैरेटिव ईयर्स का डेटा दिया हुआ है? यहाँ मुझे अपेरेंटली नजर क्या आ रहा है, एक सिंगल ईयर का डेटा दिया हुआ है। कभी भी मैं सिंगल ईयर के डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकता विदाउट कंपेयरिंग इट विद अनदर ईयर। इसका मतलब सवाल के अंदर बेंचमार्किंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से नहीं हो रही, पहली चीज। एग्जैक्टली बेंचमार्क, बिल्कुल सही कहा। अब मुझे ये ढूंढना है कि मेरे पास बेंचमार्किंग का डेटा क्या है, क्योंकि भाई स्टैंड अलोन फिगर्स का मैं क्या करूं? हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं करंट रेशो निकाल लूँ लिक्विडिटी के लिए, बाकी चीजें कर लूँ, लेकिन भाई इस इंडस्ट्री के अंदर चलता क्या है जब तक मुझे वो पता नहीं होगा तब तक मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तो पहली चीज, सबसे पहले तो आप कंपेरेबिलिटी देखें। अगर इस सवाल के अंदर कंपेरेटिव फिगर्स हों तो सबसे पहले आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखें कि भाई आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिया हुआ है, प्लस आपके पास दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो भी गिवन है, PNL भी आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी गिवन है। जब भी आपके पास सवाल के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवेंगे, बैलेंस शीट PNL दोनों, इसका मतलब सवाल में आपसे जरूर वो बैलेंस शीट के एंगल्स भी पूछना चाह रहा है। लेट्स से बैलेंस शीट के एंगल से क्या मुराद है? वो आपसे लिक्विडिटी एनालिसिस भी मांग रहा है। लिख के नहीं देगा, ये आपको खुद डेटा से पिक करना है। वो आपसे गियरिंग लेवल्स का भी एनालिसिस पूछना चाह रहा है। PNL के थ्रू वो आपसे प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स भी पूछना चाह रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अगर आपको बेंचमार्किंग दी हुई है तो क्या आपको रेवेन्यू जनरेशन से कंपनी के आगे के हालात समझ में आ रहे हैं? क्या आपको आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से डिनोट होता है,
वो आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा? क्या मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के एंगल से सवाल को देखने की जरूरत है? इसका क्या मतलब है कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे गाइड क्या कर रहा है कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितना रिटर्न कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब जब दोनों स्टेटमेंट्स मौजूद हैं तो आपके पास लिक्विडिटी, गेयरिंग, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीजें खुल जाती हैं। प्लस अगर सवाल के अंदर मार्केट इंफॉर्मेशन मौजूद है, मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, अब मुझे सवाल में ढूंढना है क्या? मुझे सवाल में देखना है कि भाई रॉस, इसी तरह मेरी मार्केट शेयर प्राइस। अब इस सवाल में क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि भाई अनकोटेड कंपनी थी तो इन रेशोज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पेपर में क्या पता कोटेड कंपनी आ जाए, तो कोटेड कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है या उसकी इवैल्यूएशन है वो मार्केट किस तरह देखती है? मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशो, शेयर प्राइस क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, इन सारे रेशो को क्या कहते हैं हम? इन्वेस्टर्स रेशो कहते हैं। तो मुझे वो भी कंप्यूट करने की जरूरत है। अब मुझे फर्क पता होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इन्वेस्टर रेशो, लिक्विडिटी में, गेयरिंग में, और सवाल के अंदर डेटा क्या गिवन है। सबसे पहली चीज आप कोशिश ये करें, सवाल में पिक करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं से कोई बेंचमार्किंग इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं सवाल का अगर नीचे जाऊं अगर थोड़ा सा, मुझे सवाल के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ रूडोस रेल इंडस्ट्री दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इंडस्ट्रियल बेंचमार्किंग का डेटा गिवन है, जिसने मेरे लिए सवाल को आसान बना दिया। क्यों? भाई सिंपल सी बात है, जहां बेंचमार्किंग डेटा गिवन है वही चीजें आप अपनी कंपनी के लिए कैलकुलेट कर लें, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आ जाएगी। सिंपल। ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको समझा रहा था वो तब समझा रहा था जब बेंचमार्किंग डेटा अवेलेबल ना हो, आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हो या कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो, उसके थ्रू आप किस किस चीजों को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बेंचमार्किंग डेटा अवेलेबल है तो इसका मतलब आपने इन सारे रेशोज को कंप्यूट करना है और कंपेयर करके परफॉर्मेंस पे कमेंट करना है। तो आपके पास सवाल के अंदर अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से कवर हो गए। आपको ये पता चल गया कौन कौन से रेशोज आपने मेजर करने, और जो इंडस्ट्रियल एवरेज है उससे आपने कंपेयर करके बता देना आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्ट्रेंथ है उसकी, वीकनेसेस हैं, क्या क्या चीजें। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया के अंदर आपको ये 3-4 बातें जहन में रखनी होती है। अब अगेन मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मुझे रेशोज पता चल गए तो उसका मतलब जब तक आप वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं कर सकते। अब आ गई आपकी करंट पोजीशन। एक बात और याद रखें, सवाल के अंदर जब भी कोई डेटा गिवन हो ना इस तरह के टेबल्स के अंदर, कोशिश ये करें कि उसके रेशोज निकाल के एक जगह लिख लें। जैसे अगर कंपेरेबल परफॉर्मेंस गिवन होती तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बना के उनके डिफरेंस, परसेंटेज चेंज वगैरह कितना है, सारी चीजों के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, खास तौर पे रेवेन्यू हो गया, लिक्विडिटी के लिए आपके पास करंट रेशो हो गया, गियरिंग के लिए आपके पास लोन की पोजीशन हो गई। जब आप वो नंबर्स आपके पास लिखे हुए होंगे ना, उस नंबर्स को देखते हुए जब आप ये करंट पोजीशन पढ़ेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को बेटर वे के अंदर लिंक कर सकेंगे और आपके सवाल के अंदर कंट्रोलेबिलिटी भी अच्छी आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, सवाल के अंदर पोजीशन क्या चल रही है कंपनी की। Despite the apparent success of JT, there has been considerable criticism of the overall privatization of the railway. Much of this criticism is concentrated in two of the geographical areas wherein the franchisees have struggled to provide an efficient and economic service. अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी सर्विसेज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या अगर मैं बोलूँ एक और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसका मतलब अगर मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा तो मसला आएगा, क्योंकि मेरा कस्टमर कौन है? जनरल पब्लिक। एफिशिएंट का मतलब क्या है? जब मैं पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट करता हूँ या पब्लिक एट लार्ज में ऑपरेट करता हूँ तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? मेरा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैसे पता चलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। उसके थ्रू मैं क्या चेक करूंगा कि भाई मैं कहीं कॉस्ट ओवररन तो नहीं कर रहा। खास तौर पे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इज एन इंपॉर्टेंट रेशो, क्योंकि गवर्नमेंट को ये असेस करना होता है कि मैं कितनी फंडिंग लगा रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट पे और कितना एफिशिएंटली मैं उसके थ्रू परफॉर्म कर पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सारी कॉस्ट लगा दी फिर जाके मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ऑडिटर्स
who are reviewing the operation of these two franchises, and a government minister has stated that terminating the franchise and opening it up to rebidding was not been ruled out as an option. अब यहाँ पे एक धमकी भी लगाई जा रही है कि भाई इन दो फ्रेंचाइजेस को हम दोबारा री ऑक्शन या रीबिडिंग के लिए ओपन कर सकते हैं. Major rail accident in Roodos with many fatalities has also led to concerns about safety and led to new legislation being enacted. अब देखें सेफ्टी वाला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दोबारा आ गया और न्यू लेजिस्लेशन से आपके जहन में क्या आ रहा होगा? फेस्टल के अंदर जो लेजिस्लेशन वाला एलिमेंट है वो. जब न्यू लेजिस्लेशन लगेंगी, एग्जैक्टली लीगल सही कहा आपने, इसका मतलब क्या होगा? आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है. इसका मतलब ऊपर रेशोज के अंदर अगर आपको आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री से कम होता हुआ नजर आए या लेट से इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा हो, इसका मतलब क्या है कि आप कॉस्ट के अंदर सही परफॉर्म नहीं कर रहे और फ्यूचर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज न्यू लेजिस्लेशंस, क्योंकि लीगल की भी एक कॉस्ट होती है ना. फर्दर सेफ्टी लेजिस्लेशन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ से हिंट भी दे दिया, concerning the relaying of the track and all franchises will be expected to implement the requirements immediately. इसका मतलब आपके पास रिस्क भी है कंप्लाइंस का. फर्दर आपके पास कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इन लेजिस्लेशंस को इनेक्ट करवाने के लिए. इन 2009 द पीएनआर वाज रिटर्न टू पावर. पीएनआर कौन था आपके पास? पीएनआर आपके पास दूसरी अपोजिशन पार्टी थी जिसका शुरू में जिक्र था, बट विद रिड्यूस मेजॉरिटी. द लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी originally suggested that the railways must be re-nationalized if were to gain power. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई दोबारा? अब आपको एक सिग्निफिकेंट थ्रेट नजर आया कि अगर ये पार्टी आपकी दोबारा लाइसेंसिंग कैंसिलेशन भी आप कह सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग कैंसिलेशन भी कह सकते हैं, कि आपकी कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? अगर ये पीएनआर दोबारा पावर में आ गया और इसको सफिशिएंट पावर मिल गई तो ये री नेशनलाइज भी कर सकता है, मतलब दोबारा प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज किया जा सकता है. दैट्स अ थ्रेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. However, he has since moderated his view, although he suggests that they should return a significant percentage of their profits to a taxpayer. अब एक और बड़ा झटका आ गया. उसने बोला अगर नेशनलाइज नहीं करते तो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द टैक्स पेयर इन्होंने देना है. इसका मतलब फ्रेंचाइजिंग फी के अंदर या अरेंजमेंट ऐसी बनाई जा रही होंगी जिसकी वजह से अब आपका मेजर प्रॉफिट गवर्नमेंट के साथ शेयर हो रहा होगा. तो ये आपके पास कहाँ पे मसला आया? ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्दर डेंट लगा अलॉन्ग विद द लीगल लेजिस्लेशन इन्फोर्समेंट. इसका मतलब दो मुझे थ्रेट नजर आ रहे हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो मुझे सीवियरली अफेक्ट कर सकते हैं. पहला, नेशनलाइजेशन होने के चांसेस. दूसरा, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो मुझे रिटर्न करना है. इसका मतलब क्या है? पार्ट बी के अंदर जो मैं स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटजी इस वजह से मोर इंपॉर्टेंट हो गई. अब आप देख रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी किस तरह आपस में लिंक हो रहा है कि भाई अगर ये कंपनी नेशनलाइज हो गई तो क्या मैं जो दूसरी कंपनी एक्वायर करने जा रहा हूँ वो मुझे सपोर्ट कर सकेगी, नहीं कर सकेगी? मेरे पास एज अ बैकअप वो मौजूद है या नहीं है? मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जब यहाँ पे गिरेगी तो क्या मैं वहां से प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकता हूँ या नहीं गेन कर सकता? अब आगे क्या बात आ रही है? रोड ट्रांसपोर्ट हैज आल्सो सफर्ड अंडर द पीएनआर गवर्नमेंट विद मेनी ऑफ द रोड्स इन द कंट्री हेवीली कंजेस्टेड. अब अगर आप थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्म करें और इस पॉइंट को मुझे लिंक करके बताएं कि अब मैं पेस्टल से बाहर निकल के क्या किसी और मॉडल में जा सकता हूं, नहीं जा सकता, सिर्फ इस जुमले की वजह से? क्या ये जुमला मुझे मेरे एक्सटर्नल एनालिसिस में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा अदर देन पेस्टल? नहीं, पोर्टर डायमंड नहीं है ना. पोर्टर डायमंड तो तब आता जब मैं नेशनल लेवल से निकल के इंटरनेशनल लेवल में जा रहा होता. मैं तो बात नेशनल लेवल की कर रहा हूँ कि जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि दोनों बेसिकली गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस है ना ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना. अब इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपको बता भी देता हूँ. पोर्टर 5 फोर्सेस हमने डिस्कस की थी कि हम यूज कर सकते हैं. सवाल में चॉइस थी मल्टीपल मॉडल यूज करने की, तो मैं इस पॉइंट को क्यों पोर्टर 5 फोर्सेस में यूज ना करूं?
भाई जो आपका रेलवे सिस्टम है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है, जब मैं नेचर ऑफ बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा हुआ हूंगा तो मैं अपनी इंडस्ट्रियल एनालिसिस में, कंपटीशन में बाकी चीजों को पिक कर सकूंगा कि भाई अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो जो लोग ट्रांसपोर्ट एज अ रेलवे यूज कर रहे हैं वो मे बी यूज ना करें, वो शिफ्ट कर जाएं आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन पे। एग्जैक्टली थ्रेड फॉर्म सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाली चीज में आपके पास ये आ सकता है, लेकिन अभी आपके फेवर में जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताने वाली वो ये है, कभी भी सवाल को नेगेटिव इवेल्युएशन से ना देखें कि हमेशा सारी चीजें आपके अगेंस्ट में जा रही होंगी। जब वर्ड इवेल्युएट यूज हुआ हुआ है तो आपको सवाल में पॉजिटिव फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। ये फैक्टर आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है कि पीएनआर की गवर्नमेंट के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, हैविली कंजेशंस रहते हैं। इसका मतलब थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हाई नहीं है, यहाँ पे बताने की पर्पस ये है। फ्यूल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड टू रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग स्केर्सिटी causing many companies to face spiraling transport and storage costs. For the first time in the country's history, an ecology green party has won seats in the government, capitalizing on the growth of the green consumer, particularly in urban areas. अब इन 2-3 लाइंस में आपको फर्दर पॉइंट्स मिलना शुरू हो गए। रोड ट्रांसपोर्ट खराब है, ट्रैफिक कंजेशन के मसले हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज चीपर देन योर ओन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में जा रहे हैं। फर्दर आपकी कंट्री के अंदर ग्रीन कंज्यूमर्स का, इकोलॉजी का फैक्टर इवेल्यूएट होने लग गया है, तो पेस्टल का जो इन्वायरमेंटल वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये भी आपके फेवर में जा सकता है कि भाई अगर आप लेट से रोड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करते हैं तो वहां पे इन्वायरमेंटल डैमेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रेन, क्योंकि एक का जो इमिशन है इन्वायरमेंटल वो लेसर होगा एज कम्पेयर टू मेनी ऑफ द कार्स। इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं फर्दर अपने पॉइंट को इन्हांस करने के लिए। अब आ जाता है इंटरनेशनल रेल डेवलपमेंट्स। द पायनियरिंग प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स इन रूडोस हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय अदर कंट्रीज। अब शायद मैं पोर्टर डायमंड में जा सकता हूँ, एंड मेनी हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज। रिसेंटली द रिपब्लिक ऑफ Kazakhstan announced that it intended to privatize its railway network. अब ये सवाल पार्ट बी की तरफ लेके जा रहा है। अपनी कंट्री में जो आपने किया प्राइवेटाइजेशन वगैरह में हिस्सा लिया, अब आपके पास जो आपकी नेबर कंट्रीज है या दूसरी कंट्रीज है वहां पे भी ये कल्चर आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने रेलवे नेटवर्क को प्राइवेटाइज करना शुरू करें और आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आए किसी कंपनी को एक्वायर करने की। अब पार्ट बी का कॉन्टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। Rajasthan is approximately 5 hours flying time from Rhodos and is part of the former Eastern Trading Bloc. It is a country where there is currently very little health and safety legislation. अब आप एक चीज नोट करेंगे, जो ऊपर नेगेटिव होंगे वो आपको पॉजिटिव यहाँ पे दे रहा होगा। मोस्ट ऑफ द सवालों में वो यही करता है एक्विजिशन के अंदर, पहले एग्जिस्टिंग हालात बुरे बताते हैं, फिर जो आपका टारगेट होता है जिसको आप एक्वायर करने जा रहे होते हैं या आपकी मार्केट होती है जिसमें आप डेवलप करने जा रहे होते हैं उसके पॉजिटिव बताता है। अब आपने ऊपर जितने भी नेगेटिव पार्ट ए के अंदर हाईलाइट किए उसको आपने लिंक करना है यहाँ पे, और पार्ट बी के अंदर आपने सपोर्ट करना है कि आप क्यों इस एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पे जाना पसंद करेंगे। एक चीज और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अगर चैप्टर 5 का एनसॉफ मैट्रिक्स या सॉरी चैप्टर 6 का एनसॉफ मैट्रिक्स आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वेदर इट्स अ मार्केट डेवलपमेंट, whether it's a product development, whether it's a diversification। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इस कंट्री के अंदर जाता हूं अपने बिजनेस को लेके तो मैं कौन से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में फॉलो कर रहा हूँ? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन या क्या? एग्जैक्टली मैं एक नई मार्केट डेवलप कर रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट क्या है? सेम है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेल, लेकिन मैं एक नई मार्केट में इंटर होने जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। अब आपने मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को जहन में रखते हुए उसके प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढने और पार्ट बी को जस्टिफाई करना है।
एक मिनट रुकिएगा। अब मार्केट डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए पार्ट बी को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। Although there is also little employment legislation, public service jobs are traditionally viewed as safe. Employees perceive that a railway job is a job for life. इसका मतलब आपको वहां पे ये भी फायदा है कि भाई आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन वहां पे कम है, तो एक अच्छी डेवलपमेंट आपकी वहां पे हो सकती है। एट प्रेजेंट द रेलवे नेटवर्क विच इज 1500 किलोमीटर्स लॉन्ग employs 8000 employees generating revenue of इतना। अब ये डेटा क्यों दे रहा है? अब आप थोड़ा सा सवाल में वापस जाएं और चीजों को लिंक करें। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा गिवन है, नंबर ऑफ रेल किलोमीटर्स का डेटा गिवन है। इन डेटा को यूज करते हुए कोई इंडस्ट्रियल मेजर मौजूद है मेरे पास? हाँ मौजूद है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय पर ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर किलोमीटर, ये दो बेंचमार्क मेरे पास मौजूद हैं। उसी बेंचमार्क के लिहाज से आपको फर्दर डेटा दे रहा है आपकी नई स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब मैं इस डेटा को यूज करके दोबारा वो रेशो बनाऊं और उसको कंपेयर करूं अपनी कंट्री के इंडस्ट्रियल एवरेज से प्लस मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग एवरेज से, कि मैं कितना रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कमा सकता हूं। जब मैं कंपेयर करूंगा हायर नंबर आएगा, इसका मतलब देयर इज अ चांस फॉर मी टू गो देयर। दूसरा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर किलोमीटर एम्प्लॉय हैं, कितना एफिशिएंटली मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो सवाल में डेटा इस तरह वो देता है कि आप उसको यूज कर सकें विद अदर डेटा। तो यहाँ मुझे वो दो रेशोज दोबारा निकालने पड़ेंगे, उसको कंपेयर करना पड़ेगा इंडस्ट्री से रूडोस की प्लस मेरी कंपनी से, तब जाके मैं कमेंट कर सकूंगा इन माई एसएएफ फ्रेमवर्क के फीजिबिलिटी में, या मैं इसको अपनी सुटेबिलिटी में भी यूज कर सकता हूँ, या एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर सॉरी यूज कर सकता हूँ कि मेरे शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। एक कंपनी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है, एक कंपनी की प्रॉफिट जनरेशन अच्छी है, तो दैट विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू माय शेयर होल्डर्स। Country itself still has a limited technological and financial infrastructure with only an estimate of 20% of the population having access to the internet. However, all political parties are united in their desire to privatize the railways so that the money can be invested elsewhere in the country, for example, for providing better healthcare. इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस ज्यादा है उस कंट्री के अंदर, लेकिन एक मसला क्या है कि इंटरनेट यूजर्स कम है। तो जो आपका नया सिस्टम था जिसके अंदर ऑनलाइन बुकिंग थी, मे बी वो बहुत ज्यादा इवेल्यूएट ना हो सके, लेकिन एक और फायदा क्या है, अगर आप इंटरनेट एक्सेस वाली चीज लेकर आते हैं और फ्यूचर में कंट्री का फोकस इंटरनेट की तरफ बढ़ता है, तो आपके यूजर्स इस पे अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, तो ये आपके लिए फ्यूचर में पॉजिटिव बन सकता है। Because of the poor condition of the railway, the proposal is to retain and upgrade the rail tracks under public ownership. However, the trains and infrastructure such as station will be privatized. इसका मतलब जो ट्रैक्स की डेवलपमेंट है, जो उस पर सिग्निफिकेंट खर्चा आ सकता है, वो गवर्नमेंट ही फंड करने को तैयार है। मतलब आपको इसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं पड़ेगी। पहली चीज, गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर लेटर्स ऑफ इंटेंट फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज हु आर विलिंग टू टेक ओवर द कंप्लीट नेटवर्क एक्सक्लूडिंग द ट्रैक्स। इसका मतलब आपके लिए एक ये एडवांटेज ही बन गया कि आपकी एक्विजिशन की जो फंडिंग है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने रेल ट्रैक्स को डेवलप नहीं करना, वो गवर्नमेंट आपको करके देगी। A stipulation of the contract is that the bidder should have a significant industrial presence in the country. अब जो लोग बिड करने के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं वो फैक्टर्स यहाँ पे दे रहे हैं। ये फैक्टर्स आप अपनी कंपनी में लगाते रहे, पार्ट भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रेजेंस इन द कंट्री आपकी है। For some time, JET has been interested in acquiring the company that undertakes most of the track and train maintenance in Kazakhstan. The company SOFR, जो आपका टारगेट है, was established in 1999 and has a long tradition of engineering. अब एक यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, जिस कंपनी को एक्वायर करना है उसका बिजनेस किस तरफ है? इंजीनियरिंग की तरफ है, सिर्फ रेल की डेवलपमेंट या उसकी मैनेजमेंट में नहीं है। यहाँ पे एक चैलेंज आ सकता है। JET has used the company to refurbish some of its equipment and they have been delighted with the results. हमने इस कंपनी को यूज करके जो ट्रेन की इंजीनियरिंग सर्विसेज थी वो हमने इस कंपनी से ली, जिसका हमें फायदा भी हुआ।
The board of JET now senses a great opportunity. It would like to combine the speedy acquisition of SOFR with a bid to run the rail network in Rajasthan. अब कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आ गया कि हमारा SOFR को एक्वायर करने का पर्पस क्या है, कि जब गवर्नमेंट उस कंट्री की प्राइवेटाइजेशन पे जाए तो हम SOFR के थ्रू उसमें हिस्सा लें और उस बिड को जीत सकें। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ SOFR को एक्वायर करना नहीं है, बट उस बिडिंग प्रोसेस के अंदर उस बिड को जीतना भी है। In fact, early information indicates from Rajasthan government suggests that the bid will be successful if SOFR has been acquired by JET and no other prospective bidder for the network has yet come forward. अब आपको उसने फर्दर कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब इस सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगहों पे हिडन है, आपने उसको यूज करना है, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे वो स्किल सेट यूज होगा। बहुत सारे हिंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए किस तरह इंफॉर्मेशन को लिंक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास कम से कम 7 से 8 रेशोज गिवन है, जिसकी कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन आपको सिग्निफिकेंट मार्क्स दे रही होगी। प्लस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किस तरह पिक करते हैं, KPIs कैसे डेवलप होते हैं। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ सवालों के अंदर अभी तक ICAP में उस तरह के सवाल आए नहीं है, आपसे KPIs डेवलप करवाए जाते हैं। तो वहां आपने नेचर ऑफ बिजनेस को जहन में रखते हुए सोचना है कि KPIs क्या हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपको KPI मेजर करना है आपकी सेफ्टी और टाइम का, तो उसके लिए आपके पास कस्टमर सर्वेज होंगे जिसके अंदर आपकी सेफ्टी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। टाइम के लिए आप ये दे सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है लेट टाइम आने की। इसी तरह जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना है इन अ पब्लिक सेक्टर या एफिशिएंसी को मेजर करना है, तो आप क्या मेजर करेंगे कि भाई मेरे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर किलोमीटर मौजूद है। इसका मतलब अगर 10 एम्प्लॉय पर किलोमीटर है मेरी कंपनी के और दूसरी कंपनी 20 एम्प्लॉय रख रही है पर किलोमीटर, तो मोर एफिशिएंट कौन हुआ, मेरी कंपनी। तो ये मुझे रेशोज भी बनाने आने चाहिए जिसको हम KPIs कहते हैं, कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, इसी तरह मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर किलोमीटर, रेवेन्यू पर किलोमीटर कितना अर्न कर रहा हूँ मेरे पास, ये सारी चीजें मैं यूज कर सकता हूँ इन डेवलपिंग KPIs। कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर सर्विस और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए हमेशा कस्टमर फोकस माइंड में रखें। कहीं ना कहीं सवाल में हिंट गिवन होगा, या तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताया हुआ होगा जिसको आप लिंक कर सकते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से, या कस्टमर की ओरिएंटेशन बताई भी होगी कि कस्टमर किस चीज को लाइक करते हैं, कौन सी चीज सक्सेस के लिए जरूरी है। तो आपको थोड़े से उस सवाल भी देखने हैं जिसमें आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के लिए KPIs डेवलप कर सकें। पॉसिबिलिटी है कि ICAP इस तरह भी पूछ सकता है। बाकी सवाल के अंदर आपका आपका ग्रेड D भी थोड़ी बहुत यूज हो रही है, इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आ रहे हैं, आपकी ग्रेड A बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली यूज हो रही है, प्लस एक्विजिशन और फ्रेंचाइजिंग की अरेंजमेंट भी डिस्कस हो रही है। तो इस सवाल को मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके आंसर को देखें, फिर आप एनालाइज करें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। देन फिर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द ग्रेड को फोकस कर रहे होंगे। तो अगर आपने चीज़ों को कवर करना है तो कोशिश ये करें कि आप ग्रेड A को पूरा कवर कर लें इस सवाल के साथ। देन जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए आ रहे हो तो आप चैप्टर 10, स्पेसिफिकली चैप्टर 10, 11 to 13, 14 and 15 तक तैयार कर लें, ताकि मैं उन 2 ग्रेड्स को कवर कर सकूं सैटरडे की क्लास में। देन जो संडे वाला सेशन होगा उसके अंदर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया पे अगर सवाल देखना हुआ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एरिया है, अलॉन्ग विद एथिक्स, वो करके कंक्लूड कर देंगे। देन मेरे पास पिछले साल की भी वर्कशॉप्स कुछ अवेलेबल हैं, तो मैं सर से डिस्कस करके उसको भी ओपन करवा दूंगा ताकि आपके पास और प्रैक्टिस मटेरियल आ जाए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा पढ़ के आ रहे हो अगले सेशन के लिए, स्पेशली चैप्टर 10 और 11 से 15 तक, ताकि जब हम सवाल सॉल्व करें तो आप उसके अंदर सही से पार्टिसिपेट कर सकें और चीज़ों को कवर कर सकें। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कोई भी सवाल कन्फ्यूजन वगैरह आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन और आंसर जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले आपने खुद सॉल्व करना है, देन फिर आंसर से कंपेयर करना है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।